हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो लास्ट चैप्टर जो हमने ख़त्म करा था वो करा था नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने देखा कि कैसे जो यूरोप एक कॉन्टिनेंट, कैसे वो छोटे छोटे राज्य जो उसके अंदर थे वो कैसे उन्होंने अपने आप को एक नेशन स्टेट बनाया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। कैसे भारत देश जो ब्रिटिशर्स का गुलाम था, कैसे वो आज़ाद हुआ, किन किन संघर्षों का उसने सामना किया, क्या क्या प्रोटेस्ट हुए। हर टाइप के लोगों ने, हर रीजन के लोगों ने, हर क्लास के लोगों ने, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो पेजेंट्स हो, कैसे उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंस पाया। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। अब आप बोलोगे कि हमारे देश पे वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्यों हुआ, क्योंकि जो इंडिया था उसने तो वो पार्ट लिया नहीं था वर्ल्ड वॉर में। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो भारत देश था वो उस वक्त ब्रिटिशर्स का गुलाम था, ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल में था, अंडर रूल में था। जो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो उसका इम्पैक्ट था वो हमारे देश पे भी पड़ा। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है वर्ल्ड वॉर 1 का, कि डिफेंस एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना वो राइस होना शुरू हो जाता है। मतलब जो डिफेंस से जो खर्चा हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होने लग जाता है डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स और इंक्रीज टैक्सेस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो टैक्सेस को बढ़ा देती है, क्योंकि अब वहाँ पे पैसा लगेगा तो पैसा तो यहीं से निकालेंगे ना। मतलब तो वो क्या करता है, वो जो भी कस्टम ड्यूटीज़ होती है वो सब क्या करती है, उनके टैक्स वो बढ़ा देती है, हाई टैक्सेस लेना शुरू कर देती है। प्राइजेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं इस बीच। और वाइड स्प्रेड हार्डशिप, और बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन होती है उस वक्त की, लोग ख़राब हो जाते हैं। और ब्रिटिशर्स क्या करती है, फोर्सफुली वो भर्ती करना शुरू कर देती है आर्मी में। फूड क्राइसिस और एपिडेमिक में हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है, क्रॉप फेलियर्स हो जाती है इस बीच, जिसकी वजह से जो खाने की कमी हो जाती है। एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा भी आता है, 12 से 13 मिलियन डेथ भी हो जाती है। अब फिर उस बीच आते हैं गांधी जी। अब गांधी जी यहाँ पर आते हैं। गांधी जी कहाँ से लौट के आ रहे होते हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं। वो साउथ अफ्रीका से एक पीसफुल मूवमेंट करके आ रहे होते हैं अगेंस्ट रेसिज्म। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ोगे, केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही फॉट अगेंस्ट रेजिस्ट लॉ यूजिंग सत्याग्रह, मतलब नॉन वायलेंस पीसफुल प्रोटेस्ट। अब बात करते हैं सत्याग्रह की। सत्याग्रह क्या होता है, क्या कंसेप्ट है सत्याग्रह का। सत्याग्रह का मतलब होता है, जो कंसेप्ट है इसका, बेस्ड ऑन ट्रुथ, सत्य एंड नॉन वायलेंस। ये किसको सपोर्ट करता है, ये ट्रुथ को सपोर्ट करता है, नॉन वायलेंस मतलब हम बिना लड़ाई के भी अपनी जो मतलब बिना लड़ाई के भी हम जीत सकते हैं। ठीक है, हम बिना लड़ाई के भी हम आज़ादी पा सकते हैं। एम्फसाइज्ड सोल फोर्स ओवर फिजिकल फोर्स, किसके ऊपर एम्फसाइज ज़्यादा है, मतलब आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या कहाँ एम्फसाइज करना है, सोल फोर्स पे एम्फसाइज करना है। कन्विंस दी ऑपरेशर्स कंसाइंस नॉट डिफीट देम, हम मतलब जो अपोजिशंस हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल फोर्स के। ट्रूथ एंड जस्टिस विल अल्टीमेट ट्रिम्फ, यूनिटी थ्रू नॉन वायलेंस could bring together all Indians without aggression we can win। जो यूनिटी है ना, मतलब यूनिटी, एकता, तो एकता नॉन वायलेंस के साथ हम पूरे मतलब ऑल इंडिया को क्या कर सकते हैं, हम पूरे ऑल इंडिया को एक साथ ला सकते हैं, इंडियंस को भी एक साथ ला सकते हैं, और बिना किसी फिजिकल फोर्स के सच्चाई के साथ हम अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। अब आगे बात आती है, उस वक्त जब गांधी जी आते हैं तो 3 सत्याग्रह यहाँ पे होते हैं। अब वो कहाँ कहाँ होते हैं, 1961 में होता है चंपारण में, जहाँ पे जो पेजेंट्स होते हैं ना, वो पेजेंट्स को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ब्रिटिशर्स क्या करती है, उनको फोर्स करती है कि आप क्या करोगे, इंडिगो की खेती करोगे, सिर्फ नील की खेती करोगे सिर्फ। तो वो यहाँ भी इनको सपोर्ट करते हैं। फिर खेड़ा गुजरात में, जो कि 1917 में होता है ये मूवमेंट,
यहाँ पे पेजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग। यहाँ पे क्या होता है, जो पेजेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो जाती है। अब अगर क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो पैसे कहाँ से देंगे, पैसे नहीं आएंगे, क्रॉप क्योंकि फेल हो चुकी है। तो वो क्या करते हैं, वो डिमांड रखते हैं कि ठीक है आप जो रिलैक्सेशन दे दो रेवेन्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेजेंट्स होते हैं अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर कुड नॉट पे टैक्सेस, गांधी जी डिमांडेड रेवेन्यू भी रिलैक्स, जो रेवेन्यू है वो थोड़ा कम कर दो। फिर वो अहमदाबाद में भी आते हैं, वहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं। 1918 में ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह अमंग कॉटन मिल वर्कर्स डिमांडिंग बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, अनफेयर ट्रीटमेंट। उनके अगेंस्ट क्या हो रहा है वहाँ पे ना, वो उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो ब्रिटिशर्स मिल वर्कर्स को अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक से ना उनको वेज देना, नो उनको पैसा भी ना पूरा देना, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, उनको मारना, बेगा एक तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना। तो यहाँ पे जो गांधी जी क्या डिमांड करते हैं, बेटर वेजेस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट बंद करने का और वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हम ब्लैक लॉ भी कहते हैं। अब जब प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, जो ब्रिटिशर्स होती है ना, रॉलेट एक्ट के अंडर ही क्या करती है कि उनको बिना किसी कंसेंट के जेल में डालना शुरू कर देती है। पास्ड डिस्पाइट यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, गेव गवर्नमेंट स्वीपिंग पावर, रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि क्या होता है जगह जगह प्रोटेस्ट होते हैं, तो उस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करती है, ब्रिटिश की गवर्नमेंट डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। फिर गांधी जी क्या करते हैं, लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट इट। वो जब वो ये सब देखते हैं तो वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। अब मूवमेंट बिगेन होता है, लोग बढ़ चढ़ के इसमें उनका साथ देते हैं। शॉप्स वर क्लोज्ड, दुकानें सब बंद कर देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वॉज स्टॉप्ड एंड पीपल गैदर्ड इन पीसफुल प्रोटेस्ट एंड प्रेयर मीटिंग्स। जो पीपल होते हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। हड़ताल करी जाती है अक्रॉस इंडिया, रैलीज निकाली जाती है, स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स वर क्लोज्ड। अब जो ब्रिटिशर्स होती है वो क्या करती है, जब वो ये सब देखती है, ब्रिटिशर्स अलार्म बाय अनरेस्ट, वो भी क्या करती है, इन सारे लीडर्स को क्या जेल में डालना शुरू कर देती है। इवन गांधी जी की भी जो एंट्री होती है ना, वो दिल्ली में आने से उनको बैन कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। अब पुलिस फायर्ड ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन, जो पुलिस होती है वो क्या करती है, एक भीड़ होती है वहाँ पे वो गोलियाँ चला देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग और भड़क जाते हैं। प्रोवोक्ड वायलेंट रिएक्शन, अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस ऑन रेलवेज। अब एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है या लोग खड़े हैं वहाँ पे, अगर कोई गोली चला देगा नो फालतू में, तो लोगों को तो गुस्सा आएगा, ठीक है। तो लोग इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, वो बैंक्स में अटैक कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस में अटैक कर देते हैं, रेलवे में भी। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, वो मार्शल लॉ इम्पोज कर देती है। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी उन्हें, मतलब कोई भी लोग भीड़ में इकट्ठा नहीं हो सकते फिर वहाँ पे। और ये किसके अंडर होता है, ये जनरल डायर के अंडर होता है सारा, जनरल डायर टू कमांड। फिर आपको भी पता है, फिर जलियांवाला बाग मैसेक्रे होता है 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें क्या करते हैं कि लोग, चलो बैसाखी का त्यौहार होता है, वो अपना इकट्ठा हो रहे होते हैं मेले के लिए, सोशल गैदरिंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में। और ब्रिटिश और जो जनरल डायर होता है वो क्या करता है, आपको भी पता है, वहाँ पे एक ही एंट्रिंग गेट होता है, जिससे एंट्रिंग और एग्ज़िट एक ही गेट से होता है। उस गेट को वो पूरा एग्ज़िट मतलब ब्लॉक करवा देता है, और चारों तरफ से वहाँ पे क्या करवाता है, अंदर जब फोर्स आ जाती है तो वो सब पे, उस पूरी भीड़ पे वो गोलियां चला देता है, वहाँ पे चलवा देता है, जिससे बहुत लोग मर जाते हैं। और इवन अगर आप भी कभी वहाँ गए हो ना, आज भी, जब मैंने भी अभी पहले जब उसके बारे में वहाँ पे सुना था, जो रियल में ये जहाँ पे जगह है, तो वहाँ पे आज भी बताते हैं कि उस एरिया को ना आप देख नहीं, मतलब आप देखोगे ना तो आपको अंदर से आपका एक रूह होती है ना, वो काँप जाएगी कि सच में आज भी वहाँ पे उस चीज़ का ऑरा है, कि वहाँ पे आज भी वो कुआं है जहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं, उधर भी मर जाते हैं वो लोग। तो थाउजेंड्स गैदर्ड फॉर अ फेयर बैसाखी
अवेयर ऑफ मार्शल लॉ। जनरल डायर क्या करता है, ब्लॉक्ड एग्जिट्स, ऑर्डर्ड ओपन फायर ऑन द क्राउड, नहीं ओपन फायर अलाउ कर देता है, सब पे वो गोलियां चलवा देता है। इवन उसमें बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बुजुर्ग आदमी, सब पे वो गोली चलवा देता है। 100 किल्स, पीपल हैड नो वे टू एस्केप, मैनी जम्प्ड इनटू अ वेल टू सेव देमसेल्व्स। काफ़ी लोग क्या होते हैं, कुएं में कूद जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। अब तो वहाँ पे वो जो कुआं है ना, उसको उन्होंने मतलब कवर करवा दिया है, मतलब वहाँ पे अंदर से रेलिंग लगवा दी है। लेकिन आज भी अगर आप उस जगह में जाओ ना और देखो, तो मतलब बहुत ही एक इंटरनली वो सारा फील और एक रिजेंबल्स आ जाता है सामने। आफ्टर मथ एंड डिप्रेशन, अब इसके बाद क्या होता है, देखो अब लोगों के अंदर फिर से प्रोवोक हो गया ना, उनको फिर गुस्सा आएगा, मतलब किसको ये चीज़ अच्छा लगेगा कि क्या इन्होंने किया है। मतलब इंसानियत का तो एक तरह से यहाँ पे खून ही कर दिया है उन्होंने, कि बच्चों तक में भी उन्होंने रहम नहीं खाया ना, औरतों तक में रहम खाया। तो न्यू ट्रिगर्ड स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस, अब वहाँ पे भी लोग स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं, जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे भी नो अटैक कर देते हैं, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, और प्रोटेस्ट अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स होती है ना, वो अभी भी नहीं मानती है। अब जब वो ये सब चीज़ें देखती है तो उसके बाद भी वो बड़े ही ब्रूटल अत्याचार नो, बड़े ही बहुत टॉर्चर करती है। उसके बाद भी वो क्या करती है इंडियन पीपल को, दे फोर्स्ड इंडियन पीपल कि आप अपनी नोज़ है ना उसको रब करते करते जाओ, मतलब नोज़ रगड़ो, क्रॉल करते करते जाओ आप ज़मीन से, और फोर्स सैल्यूट, और फोर्सली आप जब भी देखो, मतलब जब भी जाओ तो सलाम करते हुए जाओ, उन्हें सैल्यूट करते हुए जाओ। ये इन्होंने मतलब इतना अत्याचार कर दिया था। फिर गांधी जी क्या करते हैं, मूवमेंट कॉल्ड ऑफ ड्यूट, अब देखो वायलेंस की वजह से वो इस मूवमेंट को क्या कर देते हैं, उनको इस मूवमेंट को वहीं पे बंद करना पड़ता है। एंड टेकन बैक द सत्याग्रह, तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट होता है ये बंद कर देते हैं। अब उनको यहाँ पे एक बात समझ आ जाती है कि जो मूवमेंट है ना, वो एक छोटे उससे काम नहीं होगा, एक बड़ा मूवमेंट जिसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करें, नहीं वो अब यहाँ पे करना है। तो नीड फॉर अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, तो रॉलेट सत्याग्रह वो सिग्निफिकेंट बट मोस्टली अर्बन सेंटर्ड। जो रॉलेट सत्याग्रह भी था वो था, मतलब उसने भी काम वहाँ पे किया, लेकिन जो बात थी एक बड़े लेवल पे नेशन वाइड स्ट्रगल की यहाँ पे अब क्या थी, ज़रूरत थी एक नेशन वाइड मूवमेंट करना था, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड जगह पे ही था जहाँ जहाँ के लोग ज़्यादा अफेक्टेड थे। जो ये मूवमेंट था, स्ट्रगल था, वो उस एरिया पे ही था, उतने ही अर्बन सेंटर में ही था। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत थी, यहाँ पे एक नेशन वाइड एक मूवमेंट की नीड थी। तो गांधी जी रियलाइज द नीड फॉर अ मास मूवमेंट दैट इन्वॉल्व रूरल इंडिया टू, तो गांधी जी ने रियलाइज़ करा कि एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे जो रूरल इंडिया है ना, वो भी यहाँ पे क्या, वो भी यहाँ पे पार्ट ले। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब उनको यहाँ पे पता है इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो गांधी जी को लगा कि नहीं यार, नेशन यूनिटी वॉज नॉट पॉसिबल। जो नेशन की यूनिटी है ना, अब देखो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और वो आज ही तो नहीं है, वो पहले से ही है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। तो वहाँ पे सिर्फ अगर हिंदू हैं तो हिंदू के ग्रुप से ही तो काम नहीं बनेगा ना, एक मेजॉरिटी लेके आना पड़ेगा, यूनिटी लेके सब लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है। तो गांधी जी बिलीव्ड नेशनल यूनिटी वाज नॉट पॉसिबल विदाउट हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम भी थे, बहुत सारे ग्रुप्स के लोग रहते थे, डाइवर्स कंट्री थी, आज भी है। तो उनको लगा कि नहीं, जो नेशनल यूनिटी है वो हिंदू मुस्लिम के कोऑपरेशन से नहीं आ सकती बिना। तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं खिलाफत इशू की। अब वर्ल्ड वॉर वन जब एंड होता है तो ब्रिटिशर्स जिस टीम में पार्ट होती है, जिस टीम का पार्ट होती है, वो टीम वर्ल्ड वॉर में जीत जाती है। तो वहाँ पे एक ऑटोमन तुर्की एम्पायर होता है जो हार जाता है। तो उनको लगता है कि अब क्या होगा, अब एक पीसफुल ट्रीटी उनके ऊपर इम्पोज कर दी जाएगी। तो याद है मैंने आपको बताया था खलीफा, तो एक खलीफा होते हैं, खलीफा होता था एम्परर लीडर। अब खलीफा कौन होता था, जो इस्लाम वर्ल्ड होता था ना, जो इस्लामिक जितने भी होते थे मुस्लिम लोग, उनका हेड होता था कौन, खलीफा, स्पिरिचुअल लीडर भी आप बोल सकते हो। तो इनको था मुस्लिम को कि नहीं, हमारे खलीफा के ऊपर कैसे ये ट्रीटी इम्पोज होगी, मतलब कैसे, तो वो लोग भी परेशान थे। तो जिसकी वजह से जो ये लीडर्स होते हैं ना, दो भाई होते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये गांधी जी से मिलकर बात करते हैं कि नहीं, हमें
हम एक क्या करेंगे, हम एक मूवमेंट बनाएंगे, हम एक वो मूवमेंट लॉन्च करेंगे मिलकर। अब फॉर्म्ड इन बॉम्बे, खिलाफत कमेटी फॉर्म हो जाती है बॉम्बे में मार्च 1990, एम टू प्रोटेक्ट खलीफास पार। अब उनका मोटिव होता है खलीफास पार, वो गांधी जी की हेल्प लेते हैं। तो गांधी जी को एक ये चांस मिल जाता है, किस चीज़ के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए उनको एक चांस मिल जाता है कि ठीक है। तो गांधी जी स्ट्रैटेजी सॉ खिलाफत एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम। उनको क्या होता है कि भाई एक क्या है, अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे वो इस मूवमेंट को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं, किस चीज़ के लिए, यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम्स। प्रपोज कंबाइन मूवमेंट, वो कंबाइन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं खिलाफत इशू के लिए भी, जिसमें मुस्लिम कंसर्न भी होता है, और स्वराज फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस ऑल्सो। अब कांग्रेस इसमें सपोर्ट करती है। गांधी जी ये जो पॉइंट होती है ना, ये जो बात होती है, ये सेशन में रखते हैं, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस होती है किसमें, सितंबर 1920 में। तो यहाँ पे गांधी जी इस बात को रखते हैं, तो मान जाते हैं सब। गांधी जी कन्विंस्ड लीडर टू लॉन्च दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी लीडर्स मतलब जो उनके और भी मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, उनको मनवा लेते हैं कि ठीक है हम इस मूवमेंट को करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सपोर्टेड बोथ खिलाफत, जो खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करेगा, मतलब जो उन खिलाफत मूवमेंट की जो डिमांड्स हैं, खलीफा ब्रदर्स उनकी भी मूवमेंट को ये सपोर्ट करेगा, और फ्रीडम स्ट्रगल को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों को सपोर्ट करेगा, खिलाफत डिमांड्स भी हैं और फ्रीडम स्ट्रगल को भी सपोर्ट करेगा ये मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो वाई डिड गांधी जी खिलाफत इशू, बिकॉज ही वांटेड ऑल ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो वो उन्होंने खिलाफत इशू मतलब खिलाफत मूवमेंट के साथ वो क्यों रहे, क्योंकि उनको था पहली चीज़ हिंदू मुस्लिम का उनको क्या मिल जाएगा, यूनिटी मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है जिसके लिए हिंदू मुस्लिम का यूनाइट होना ज़रूरी है। तो बिना उसके वो नेशनल यूनिटी नहीं ला सकते, ठीक है। तो आफ्टर द फेलियर ऑफ रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट फेल हो गया था, उसमें उन्होंने देख लिया कि नहीं सिर्फ अर्बन सेंटर ही था, इधर ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, तो रूरल एरिया को भी उनको क्या करना था, इसमें इन्वॉल्व करना था, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बढ़े तो महात्मा गांधी आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। अब गांधी जी's व्यूज इन हिंद स्वराज, ब्रिटिश रूल सर्वाइव बिकॉज ऑफ इंडियन कोऑपरेशन। गांधी जी का कहना था देखो जो ब्रिटिशर्स है ना वो हम पे रूल क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें रूल करने दे रहे हैं, हम उनके साथ वो कोऑपरेशन कर रहे हैं। अगर हम उन्हें कोऑपरेट करना ही छोड़ दें तो वो हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। तो ब्रिटिश रूल सर्वाइव, ब्रिटिश रूल इसलिए सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि हम उन्हें क्या कर रहे हैं, हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है, इसलिए वो हम पे रूल कर पा रहे हैं। तो ब्रिटिश रूल सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ इंडियन कोऑपरेशन। अगर इंडियंस रिफ्यूज़ कर दे कोऑपरेट करने के लिए, इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू क्रॉप, ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। अगर इंडियंस उन्हें मतलब कोऑपरेट करने के लिए मना कर दें तो जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स क्या होगा, उनका जो रूल है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो स्वराज मतलब सेल्फ रूल कुड बी अचीव्ड नॉन वायलेंटली। तो जो स्वराज है ना, जो सेल्फ रूल है स्वराज, वो बिना वायलेंट के भी क्या हो सकता है, वो अचीव हो सकता है। फिर तो कोऑपरेशन मूवमेंट स्टेजेस में हुआ। स्टेज वन में क्या होता है कि जो बहुत लोग होते हैं ना वो अपने टाइटल्स और ऑनर्स दे देते हैं। ब्रिटिशर्स पहले क्या करती थी, वो टाइटल्स देती थी, ऑनर्स देती थी। गांधी जी को भी दिया था उन्होंने और रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया था। तो वो लोग क्या करते हैं, वो वापस कर देते हैं टाइटल्स भी। लोग इसमें पार्ट कैसे करते हैं, सिविल सर्विस मतलब ये बॉयकॉट कर देते हैं। आर्मी एंड पुलिस, ब्रिटिशर्स कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी वहाँ पे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब जो इंडियन लोग वहाँ जो काम करते हैं वहाँ पे वो जाना बंद कर देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस को भी बॉयकॉट कर देते हैं, पढ़ने भी नहीं जाते हैं, और फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट कर देते हैं। वो किसको लेते हैं, वो स्वदेशी आइटम्स को लेते हैं। खादी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और जितने भी फॉरेन गुड्स होते हैं उनका यूज़ करना बंद कर देते हैं। और जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो और मेंबर्स होते हैं, वो उनके ऑफिस में जाना, काम करने मतलब जाना बंद कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा कब तक करते,
उसके बाद गांधी जी का फिर ये भी कहना होता है कि ठीक है, अगर इन्होंने और रिप्रेशन करा तो हम क्या करेंगे, हम फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो गांधी जी एंड शौकत अली ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया, वो मतलब इंडिया के उसमें हर जगह जाते हैं, ठीक है, एक सपोर्ट को गैदर करने के लिए। अपोजिशन विद इन कांग्रेस, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात अभी बाद में बताऊंगी कि यहाँ पे कांग्रेस के अंदर भी कुछ चीज़ों को लेके अपोजिशन आ जाता है अपने ही, क्योंकि कुछ लीडर्स का कहना अलग होता है, कुछ लीडर्स अलग उसमें आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गांधी जी अब और हम उनके सारे रूल्स को यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, हम उनके सारे रूल्स को यहाँ पे बॉयकॉट कर रहे हैं, है ना, बॉयकॉट कर रहे हैं। तो जो इलेक्शन सिस्टम था, इलेक्शन, तो कांग्रेस इन लोग क्या करती है कि बॉयकॉटिंग काउंसिल इलेक्शंस, फियर ऑफ पॉपुलर वायलेंस, डिबेट्स बिटवीन सितंबर दिसंबर क्रिएटेड डिवीजन। अब इसमें भी क्या होता है, कुछ लोग होता है कि नहीं, कुछ लोग इस इलेक्शंस को मना कर देते हैं कि नहीं, इनके मतलब इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देते हैं कि हम इलेक्शंस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस रेजोल्यूशन। यहाँ पे भी क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज वॉज रीच्ड, नॉन कोऑपरेशन वॉज ऑफिशियली अडेप्टेड। पहले क्या होता है कि कुछ लोग वहाँ पे भी इलेक्शंस के लिए भी बोलते हैं कि नहीं इलेक्शन करवाओ, कुछ करते भी हैं, बहुत लोग मना कर देते हैं। फिर बाद में एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि चलो ठीक है, कॉपरेशन मूवमेंट का ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया जाता है कि सब लोग उस चीज़ को मान जाते हैं कि ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हैं। अब डिफरेंट लोग, डिफरेंट सोसाइटी के लोग इस मूवमेंट में कैसे पार्ट लेते हैं। जो मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास इसमें कैसे पार्ट लेती है इस मूवमेंट को। स्टूडेंट क्या करते हैं, लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो स्टूडेंट होते हैं वो ब्रिटिशर्स के ही कॉलेज और स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे जाना वो बंद कर देते हैं। टीचर्स एंड हेड मास्टर रिज़ाइन, जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं जैसे टीचर्स हो गए, हेड मास्टर्स हो गए, वो रिज़ाइन कर देते हैं वहाँ से। लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, लॉयर्स भी नहीं जाते। और काउंसिल इलेक्शंस भी बहुत सारे प्रोविंसेस में बॉयकॉट कर देते हैं, मतलब वो इलेक्शन हेल्ड करवाते ही नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब स्कूल्स की ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस वक्त इंडिया में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो उस वक्त इंडिया में उनके खुद के इस्टेब्लिश वाले स्कूल्स नहीं थे, है ना, इंडियन स्कूल्स नहीं थे जो उन्होंने खुद इस्टेब्लिश करे हुए थे, वो सारे ब्रिटिशर्स के ही स्कूल थे। तो मजबूरन अब वो कब तक नहीं जाएंगे, एक टाइम तो आएगा कि उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो जिसकी वजह से उनको दोबारा फिर बाद में क्या होता है, जाना पड़ता है, क्योंकि इंडियन इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट्स भी नहीं थे, ना स्कूल्स थे ना डिपार्टमेंट्स थे। तो जो भी वर्कर्स भी होते हैं जो वहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं, वो भी फिर उनको बाद में ज्वाइन करना पड़ जाता है, क्योंकि फिर पैसे कहाँ से आएंगे। तो फॉरेन गुड्स बॉयकॉटेड, लिकर शॉप, इसमें ये भी होता है कि जो फॉरेन शॉप्स होती हैं, मतलब जो लिकर शॉप होती है वो भी बंद कर दी जाती है। जो फॉरेन क्लोथ होते हैं बर्नट इन बॉन फायर्स, जो विदेशी कपड़े जितने भी होते हैं उनको जला दिया जाता है। इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ ड्रॉप्ड। अब जो फॉरेन क्लॉथ का, अब नॉर्मल सी बात है, जब वो फॉरेन क्लॉथ नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, उसका इंपोर्ट डिक्लाइन करेगा ना, ड्रॉप करेगा ना। तो 1000 करोड़ टू 57 करोड़ तक आ गया था। इंडियन ट्रेडर्स रिफ्यूज़ टू सेल और फाइनेंस फॉरेन गुड्स। जो इंडियन ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं फॉरेन क्लोथ्स को खरीदने से, उनको फाइनेंस और सेल करने से मना कर देते हैं। अब स्वदेशी इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ इंडियन क्लोथ्स, बूस्ट टू इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स। अब क्या होगा, स्वदेशी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब वो अपने ही उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो अब उनका तो इंपोर्ट बढ़ने लग जाएगा ना, उनका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब वो इंडियन कपड़ों पे आ गए थे, अपने देसी कपड़ों पे आ गए थे, तो उसने इंडियन टेक्सटाइल मिल्स को क्या करा था, बूस्ट करा था, और हैंडलूम्स को भी। अब यहाँ पे लिमिटेशंस थी कि क्यों ये फिर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये ठंडा पड़ गया, जब मिडिल क्लास ने इसमें पहले बढ़ चढ़ के तो पार्ट किया कि लोगों ने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया, कॉलेजेस एंड स्कूल्स भी मतलब जाना बंद कर दिया। लेकिन बाद में ये जो नेशनल जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये ठंडा क्यों पड़ने लगा, क्योंकि मैनी पीपल स्पेशली वर्कर्स एंड स्मार्ट ट्रेडर्स कुडंट सस्टेन बॉयकॉट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स फॉर लॉन्ग। क्यों, क्योंकि जो खादी था वो खादी क्या था, खादी वॉज एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हैंड स्पन क्लोथ था ना, वो हाथों से स्पन करके बनाया जाता था। तो खादी एक्सपेंसिव था, तो पुअर जो पीपल थे वो कैसे खरीदेंगे, गरीब लोग नहीं खरीद पा रहे थे। पीपल वर आस्क्ड टू बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस बट देयर वर नॉट इनफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस टू रिप्लेस देम। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया ना
कि पहले तो चलो नहीं गए, लेकिन वो कब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडियन स्टैब्लिश स्कूल्स तो उस वक्त थे ही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स ही थे सिर्फ। तो उनको बाद में क्या, वो बॉयकॉट तो उन्होंने पहले कर दिया था, लेकिन बाद में वो कितना ही उसको होल्ड कर पाते, ठीक है। तो बाद में वो लोग गए, तो क्योंकि देयर वर नॉट इनफ नेशनल इंस्टीट्यूशन टू रिप्लेस देम। एज अ रिजल्ट मैनी स्टूडेंट्स रिटर्न टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आफ्टर इनिशियल एंथुजियाज्म। तो एंथुजियाज्म, पहले एक जोश था कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में फिर वो लोग भी क्या करते हैं, मजबूरन बाद में उनको दोबारा फिर वहाँ पे जाना पड़ा, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। अब आगे देखते हैं कंट्री साइड में जो रिबेलियंस थे। अब यहाँ पे ना देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग, अब जैसे अपार्ट मतलब अपने अपने उससे जैसे उनको मूवमेंट समझ आ रहा है वैसे उनसे मतलब उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो रेबेलियन इन दी कंट्री साइड, अब कंट्री साइड मतलब वहाँ पे लोगों ने कंट्री साइड में कैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मूव्ड फ्रॉम सिटी टू रूरल एरियाज इंक्लूडिंग पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स। अब पेजेंट मूवमेंट होता है अवध में, यही अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही चल रहा है यहाँ पे। इनको जो बाबा रामचंद्र होते हैं ना वो लेट करते हैं। ये एक फॉर्मर इंटेंजर्ड लेबर होते हैं फिजी के। फिजी मतलब अब यहाँ पे क्या होता है, इंटेंजर्ड लेबर क्या होती है, पहले टाइम पे ना जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये जो बंधुआ मजदूर टाइप नहीं होते कि इनको दूसरी जगह ले जाते हैं काम करवाने के लिए, वहाँ पे इनसे काम करवाते हैं वो भी कम पैसे देकर, तो ऐसे में इनको भी ले जाया जाता है, बट ये बाद में वापस आ जाते हैं। अब इनकी डिमांड्स क्या थी, जो पेजेंट मूवमेंट था इन्होंने नॉन कॉपरेशन को सपोर्ट क्यों किया। हाई रेंट्स एंड टैक्सेस बाय लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार, इनको जो तालुकदार होते थे ना, जो इनके हेड होते थे, उनको ये क्या करते थे, मतलब उनको उन लोगों को इन्हें हाई टैक्स देना पड़ता था। उन तालुकदार्स को बेचारे इन लोगों को क्या करना पड़ता था, हाई टैक्स देना पड़ता था तालुकदार्स को। अनपेड लेबर, फोर्स्ड अनपेड लेबर, बेगार, इनसे बेगार करवाते थे वो लोग। मतलब कि बेगार क्या होता है कि इनको एक्सप्लॉइट भी करेंगे, इनसे बहुत ज़्यादा काम भी करवाएंगे, लेकिन इनको पैसे नहीं देंगे, बिना पैसे दिए काम करवाते थे। नो सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर, फ्रीक्वेंट एविक्शंस। तो इस वजह से इन्होंने पीजेंट मूवमेंट, इन्होंने यहाँ पे नॉन कॉपरेशन में इनको सपोर्ट किया। इनकी डिमांड्स क्या क्या थी, रिड्यूस लैंड रेवेन्यू, भाई जो टैक्स है वो कम कर दिया जाए, बेगर को एबॉलिश कर दिया जाए, और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, अब उन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को कैसे प्रमोट किया, मतलब कैसे साथ दिया। नाई धोप बंद, मतलब जो भी नाई की, बार्बर की, बाल काटने की और जो इनके कपड़े धोने की सर्विसेज थी ना, वो इन लोगों ने इनको देनी क्या कर दी, बंद कर दी। बार्बर्स एंड वॉशरमैन रिफ्यूज सर्विसेज टू लैंडलॉर्ड्स ऑर्गेनाइज बाय विलेज पंचायत, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स को क्या करा इन्होंने, वो बार्बर की, बाल काटने की, कपड़े धोने की सर्विसेज देनी बंद कर दी। अब यहाँ पे क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू आते हैं 1920 में, वो पेजेंट्स को, ग्रीवेंसेस को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और एक ऊत किसान सभा फॉर्म करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं यहाँ पे, किनके साथ मिलकर, बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस फॉर्म्ड इन नियर बाय विलेजेस। अब इंटीग्रेशन इनटू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस ट्राई टू ब्रिंग द पीजेंट स्ट्रगल इनटू द ब्रॉडर फ्रीडम मूवमेंट। यहाँ पे अब क्या होता है, जो कांग्रेस होती है वो कोशिश करती है कि ठीक है, पीजेंट मूवमेंट को एक ब्रॉड फ्रीडम, एक बड़ा सा फ्रीडम मूवमेंट बनाया जा सके साथ में ही। अनरेस्ट एंड वायलेंस, अब वहाँ पे देखो गांधी जी का क्या मतलब था कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमें कोऑपरेट नहीं करना लेकिन नॉन वायलेंस रहना है, मतलब हमें वायलेंस भी नहीं करना है। बट यहाँ पे लोगों ने ना उस मूवमेंट का मतलब कुछ और कर दिया। अनरेस्ट एंड वायलेंस, पीजेंट अटैक, पीजेंट अब क्या करते हैं, वो जो लैंडलॉर्ड्स के हाउसेस होते हैं ना उनको अटैक करते हैं, मतलब वहाँ पे आग लगा देते हैं, बाज़ार, उनकी बाज़ार लूट लेते हैं, उनके जो ग्रेन्स होते हैं वो वहाँ से लूट के चले जाते हैं। टेकिंग ग्रेन स्टॉक्स फ्रॉम देम, हेयर ऑल्सो मूवमेंट क्लोज। अब यहाँ पे भी फिर क्या होता है, गांधी जी को मूवमेंट बंद करना पड़ता है, क्योंकि इस मूवमेंट का जो एम था, मतलब एक जो रूट था वो क्या था कि भाई वॉयलेंस नहीं करना, हमें झगड़ा मारपीट ये सब नहीं करना। लेकिन यहाँ पे अभी देखा क्या होता है कि पेजेंट मूवमेंट शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे पेजेंट क्या करती है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स के घर को ही लूट लेती है, आग लगा देती है उनके घरों में ही,
और जो सामान ग्रेन्स होता है वो लूट के ले जाती है। तो यहाँ पे इस मूवमेंट का मतलब ही उन्होंने कुछ और कर दिया, जिसकी वजह से मूवमेंट क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। कांग्रेस कंसर्न peasant मूवमेंट became radical. गांधी जी's नेम was used to justify violent acts and personal aspirations. अब यहाँ पे देखा उन्होंने कैसे अपने नो पर्सनल उसके लिए, एक तो गांधी जी का नाम भी खराब हुआ कि ठीक है उनका जो मतलब था वो अलग था, लेकिन यहाँ पे ये जो मूवमेंट है वो किस वे में यूज़ हो रहा है, किस वे में प्रमोट हो रहा है। तो ये मूवमेंट क्या हुआ, इनको बंद करना पड़ा। अब ट्राइबल्स जो थे उन्होंने कैसे इस मूवमेंट में पार्ट लिया या उन्होंने कैसे इसको सपोर्ट किया। तो ट्राइबल पेजेंट रिबेलियन भी होता है कहाँ पे, गूदम हिल्स में होता है जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे। अब यहाँ पे जो स्वराज का मतलब है वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ट्राइबल सॉ गांधी जी इस मैसेज एज अ कॉल फॉर लिबरेशन बाय फोर्स एंड नॉन वायलेंट। अब यहाँ पे उन लोगों को क्या होता है कि नहीं, मतलब जो स्वराज है, जो स्वराज का यहाँ पे मतलब है, जो गांधी जी का मैसेज, अब हमें क्या मिल जाएगा, मतलब वो इस मैसेज को किस वे में देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे आज़ादी मिल जाएगी यहाँ से और हम अपने घर जा पाएंगे, हम अपनी मिट्टी में दोबारा वापस लौट पाएंगे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या होता है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट होती है ना, अच्छा ये वो वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या होता है कि यहाँ पे हमें हमारी लैंड मिल पाएगी, हम हमारी लैंड पे दोबारा ग्रेस कर पाएंगे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, यहाँ पे इन लोगों को, इन्हीं का जो फॉरेस्ट एरिया होता है ना वहाँ पे इनको आने जाने से मना कर देती कि ना तुम यहाँ पर आ सकते हो, ना यहाँ का कोई भी रिसोर्स तुम यूज़ करोगे और ना ही अपने एनिमल्स को यहाँ पे ग्रेस करवाने के लिए लाओगे। वो इनको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कर देती है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एक्सेस, नो ग्रेजिंग, फ्यूल वुड और फ्रूट कलेक्शन। तो ट्राइबल्स वर, और इवन और क्या क्या होता है, ट्राइबल्स वर फोर्स्ड इनटू बेगार। बेगार मैंने अभी आपको बताया ना, एक तरह से फोर्स लेबर करवाते थे कि उनको पैसा नहीं देते थे, काम भी करवाते थे और बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और उसका वो पैसा नहीं देते थे उनको, अनपेड लेबर जिसको कहते हैं। फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मतलब एक रोड कंस्ट्रक्शन भी चल रही होती, वहाँ पे ना इनसे ये लोग उधर बेगार का काम करवाते थे। लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड ट्रेडिशनल राइट्स एनकरेज हिल पीपल। भाई जो हिली एरिया के लोग होते हैं तो उनका तो वो ट्रेडिशनल राइट है ना वहाँ की उस रिसोर्सेज को यूज़ करना, क्योंकि उनका तो सोर्स ऑफ अर्निंग और जो लिविंग है वो वहीं से ही है। तो वहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इनको मना रहा था, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। तो गांधी जी का मैसेज इन्होंने किस रूप में लिया कि हमें क्या मिलेगा, अब हमें इनके रेस्ट्रिक्शन से क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आज़ादी मिल जाएगी, हमें हमारी जो लैंड है, हमें जो हमारा एक ट्रेडिशनल राइट है वो क्या हो जाएगा, वो हमें वापस मिल जाएगा। अब आगे अगर बात करें तो लीडर होता है इनका एक अलोरी सीतारमन राजू। अब ये क्या कहता है ना, इसको ये अपने आप को बोलता है, लोगों को एक तरह से ये बहलाता है, बहला देता है। एक होता है ना अपने आप में अफवाह उड़वाना कि मैं हूँ ना, मैं ब्लैक मैजिक जानता हूँ, मतलब मेरे पास ना एक स्पेशल पावर्स हैं कि मैं बुलेट प्रूफ हूँ, मतलब मुझे गोली नहीं लग सकती, हीलिंग पावर है, मैं हील कर सकता हूँ, लोगों को ठीक कर सकता हूँ। तो सीन एज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड बाय फॉलोअर्स। तो उसने अपने आप को कैसे वो करवाया कि मैं क्या हूँ, मैं एक भगवान का अवतार हूँ। वैसे मतलब अगर बताऊँ, हालांकि वो गांधी जी को भी मानता था, उनके रूल्स भी वो मानता था, और इवन उसने क्या करा था, उसने खादी और नो अल्कोहल को प्रमोट भी करा। उसने ये भी प्रमोट करा कि नहीं खादी का यूज़ करो, मतलब वो गांधी जी से इंस्पायर था वो गांधी जी से। उसने क्या करा कि उसने लोगों को इंस्पायर भी किया कि नहीं खादी का यूज़ करो और नो अल्कोहल, और जो इनकी बनाई अल्कोहल है वो नहीं यूज़ करनी। लेकिन वो एक चीज़ ये मानता था, वो आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव करता था, उसे वायलेंस में बिलीव था कि भाई अगर हमें वो चाहिए ना आज़ादी या हमें बात मनवानी है तो आप नॉन वायलेंस के साथ नहीं कर सकते, आपको वायलेंस अपनाना पड़ेगा। आर्म्ड स्ट्रगल में उसको बिलीव था, नॉट नॉन वायलेंस। तो फिर क्या होता है, अब इसके कहने पे अब जब ये लोगों को ऐसे बोलेगा तो लोग इसके उसमें बहकावे में भी आएंगे। तो क्या होता है, रिवॉल्ट मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट हो जाती है। गोरिल्ला मूवमेंट मतलब लोग छुप छुप के जंगलों में क्या अटैक करना शुरू कर देते हैं, छुप छुप के से अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड ट्राई टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ये ट्राइबल लोग क्या करते हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं उनको मार भी देते हैं, पुलिस स्टेशन भी अटैक कर देते हैं। इवन आपको पता है उस टाइम पे ना वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में अंदर ऑफिशियल्स होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, तो ये उस पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, ये बाहर लॉक करके उस पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं।
एंड ट्राई टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो अब ये मूवमेंट यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी इस मूवमेंट को बंद करना पड़ता है। बंद कैसे बाद में ये हो जाता है, जो ये होता है ना अलोरी सीतारमन राजू, इसको बाद में कैप्चर कर लिया जाता है, एग्जीक्यूटेड इन 1924, रिमेंबर्ड एज अ फोक हीरो अमंग द ट्राइबल्स। फिर बाद में इसको एज अ नो फोक हीरो के नाम से लोग याद करते रहते हैं। तो आपने देखा तीनों जगहों पे कि मतलब अगर आप देखो कंट्री साइड में भी रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ भी क्या होता है, उस रिवॉल्ट को बाद में वो रिवॉल्ट वहाँ पे ठंडा पड़ जाता है। पेजेंट्स में भी वहाँ पे रिवॉल्ट होता है, मतलब एक तरह से वो पेजेंट्स भी मूवमेंट को सपोर्ट करती है, लेकिन वहाँ भी बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी को बंद करना पड़ जाता है। यहाँ भी लोग पार्ट लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, लेकिन यहाँ भी क्या होता है, वायलेंस हो जाता है और गांधी जी को मूवमेंट ये बंद करना पड़ता है। तो आप देखो तीनों जगह इस जो रिवॉल्ट था, मतलब कंट्री साइड को अगर हम हटा दें वहाँ पे कि ठीक है उन लोगों ने पार्ट तो लिया, लेकिन मजबूरन उनकी भी मजबूरी थी भाई, अब फिर वो रोटी पानी कैसे कमाएंगे, स्कूल्स पढ़ने नहीं जाएंगे तो एजुकेशन उन्हें कैसे मिलेगी, क्योंकि उस वक्त इंडिया का कोई अपना एक स्कूल नहीं होता था, इंडियन एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट्स और स्कूल्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए ट्राइबल वाला और पेजेंट्स वाला, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो गांधी जी का मैसेज था ना वो एक अलग वे में एक डिस्क्राइब कर दिया, एक अलग वे में उसको ले लिया, ठीक है। बाद में जो ये मूवमेंट पीसफुली स्टार्ट करना था, लेकिन ये एंडिंग कैसे हुआ, ये वॉयलेंस के साथ जाके ये एंड हुआ। तो जिसकी वजह से गांधी जी को जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। अब यहाँ पे आगे देखें तो प्लांटेशन वर्कर्स, ये लोग भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज। अब यहाँ पे इनका जो स्वराज की अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या होती है, ये टी गार्डन्स में काम करते हैं, ठीक है। प्लांटेशन वर्कर्स होता है असम में, यहाँ पे ये काम करते हैं, बट यहाँ पे ना इनको बिना गवर्नमेंट की परमिशन से वहाँ से अपने घर जाने की परमिशन नहीं होती, नहीं जा सकते, नहीं भेजते थे, ये लोग जाने भी नहीं देते थे। तो इनको लगता है, अब ये लोग क्या स्वराज का मीनिंग क्या लेते हैं कि अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई, अब गांधी राज आ रहा है तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें आज़ादी मिल जाएगी और हम अपने घर वापस लौट के अब जा पाएंगे, ठीक है। तो ये लोग भी यही करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम होते हैं यहाँ पे अंडर द इनलैंड माइग्रेशन एक्ट। आपको बस इसे नॉर्मल याद रखना है कि एक्ट क्या था ये, कि यहाँ पे जो प्लांटेशन वर्कर्स होती है ना, यहाँ पे जो काम करती है मतलब टी गार्डन्स में, उनको बिना गवर्नमेंट के ऑफिशियल के अप्रूवल के बिना वहाँ से जाने की वो नहीं होती, आज़ादी नहीं होती, नहीं जा सकते वो। और परमिशन वॉज रेयरली ग्रांटेड, और परमिशन उनको ईजिली मिलती भी नहीं थी कि तुम अपने घर वापस जाओ। तो इनका विजन क्या था स्वराज का, कि फ्रीडम मेंट मूविंग फ्रीली। अब इनका मतलब क्या होगा कि नहीं, अब इस मूवमेंट का मतलब क्या है कि हम अब क्या होंगे, हम अब आराम से मूव कर पाएंगे, मतलब अपने घर वापस जा पाएंगे। एंड रिटर्निंग टू देयर विलेजेस, बिलीव गांधी राज वॉज कमिंग, थॉट दे वुड गेट लैंड इन देयर विलेजेस, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब मूवमेंट करते हैं तो ये जब सोचते कि अरे अब तो गांधी राज आ गया, तो ये यहाँ पे बिना ही इनको अपडेट करे हुए ये अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, जाना शुरू कर देते हैं ये। तो थाउजेंड्स लेफ्ट प्लांटेशन डिफाइंग अथॉरिटीज़, बिना अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी के रूल्स को इग्नोर करके ये अपने गांव जाना शुरू कर देते हैं। ट्राई टू रिटर्न होम ऑन फुट, पैदल क्यों जा रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, उस वक्त लोग प्रोटेस्ट तो कर ही रहे होते हैं। तो रेलवे और स्टीमर में क्या चल रहा होता है, स्ट्राइक चल रही होती है, उसमें उस वक्त रेलवे और स्टीमर की भी स्ट्राइक चल रही होती है, तो रेल तो चलती नहीं है ना। तो ये लोग जब जा रहे होते हैं तो इनको रास्ते में ही जो पुलिस है वो पकड़ के मारती है, मतलब पकड़ लेती है, इनको मार भी देती है, और कुछ लोग तो बेचारे कभी घर भी नहीं पहुंच पाते अपने। तो इमोशनल कनेक्शन टू द नेशनल मूवमेंट, देयर आइडियाज ऑफ फ्रीडम वरेंट एग्जैक्टली एज पर कांग्रेस प्लान। जो गांधी जी का प्लान होता है ना, मतलब मूवमेंट क्यों हमने ये बनाया या मूवमेंट ये क्यों करना है, लेकिन इनके आइडियाज़ और इनके आइडियाज़ में आप डिफरेंस देख पा रहे हो ना, कि इनका तो जो कंसेप्ट है वो ही अलग हो गया है स्वराज को लेकर। सो बट बाय चैंटिंग गांधी जी's नेम एंड डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे फेल्ट पार्ट ऑफ अ लार्जर नेशनल स्ट्रगल। अब टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, अब यहाँ से बात करेंगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की।
अब आपके पास ना क्वेश्चंस आता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ये बोर्ड क्वेश्चन में आता ही आता है, मतलब बहुत इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपका डिफरेंस क्या रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका मतलब क्या था कि नॉन कोऑपरेट, है ना, कि हम लोग क्या है, हम उनके जो बातें हैं मतलब हम उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स को, हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट, गवर्नमेंट मतलब उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करेंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, हम कोऑपरेट भी नहीं करेंगे और डिसओबे करेंगे, मतलब उनको ओबे भी नहीं करेंगे, उनको मानेंगे भी नहीं उनकी बातों को। तो जब ये मूवमेंट हुआ, पेजेंट मूवमेंट देखा आपने, ट्राइबल मूवमेंट भी देखा और कंट्री साइड में भी लोगों ने कैसे इसको पार्ट करा, मतलब सपोर्ट किया, वो भी देखा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ गांधी जी को बंद करना पड़ा। तो जब गांधी जी ने ये चीज़ें रियलाइज़ करी ना, जब सोचा उन्होंने बैठ के आराम से, तो उनको ये लगा कि अगर एक बड़ा मास मूवमेंट करना है तो उसके लिए ना लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो गांधी जी बिलीव दैट सत्याग्रहीज नीडेड ट्रेनिंग बिफोर एंटरिंग और पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज नेशन वाइड स्ट्रगल, कि जो एक बड़ा स्ट्रगल होता है ना नेशन वाइड, एक नेशनल लेवल पे जो स्ट्रगल होता है उसके लिए अभी लोग प्रिपेयर नहीं हैं, इनको अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपने देखा ना पीछे कि लोगों ने पार्ट तो लिया, नॉन कोऑपरेट मतलब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें पार्ट तो लिया, सपोर्ट भी करा, प्रमोट भी करा, लेकिन उसका जो मीनिंग था और वो जो एंडिंग हुई है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। नहीं, मीनिंग क्या था कि भाई नॉन वायलेंस रहना है, आपको हाथ नहीं उठाना, आपको मतलब फिजिकल फोर्स यूज़ नहीं करना, यहाँ पे आपको वायलेंस यूज़ नहीं करना। लेकिन जब वो मूवमेंट एंड होते होते आता है, जब एंडिंग क्या हुई है मूवमेंट की कि लोगों ने वायलेंस करा, नहीं पुलिस वालों मतलब पुलिस चौकी में आग लगा दी और लैंडलॉर्ड्स के मकान लूट लिए, उनके ग्रेन्स लूट लिए। तो इस तरह से मूवमेंट एंड हुआ है। तो लोगों ने तो उसका मतलब ही अलग निकाल लिया। तो गांधी जी ने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि नहीं, लोगों को अभी यहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाने के लिए लोगों को ट्रेन करने की बहुत नीड है अभी यहाँ पे। तो आपको पता चल गया विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, विड्रॉल हो जाता है। अब गांधी जी कॉल्ड इट ऑफ ड्यू टू राइजिंग वायलेंस, गांधी जी को बंद करना पड़ता है ना मूवमेंट, क्यों, क्योंकि वायलेंस राइज होता है ना, कि बहुत जगह लोग वायलेंस करते हैं वहाँ पे लास्ट में एंडिंग। फेल्ट सत्याग्रहीज नीडेड बेटर ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर स्ट्रगल, फ्यूचर स्ट्रगल के लिए जो सत्याग्रहीज हैं उनको ट्रेनिंग की क्या है, बहुत ज़रूरत है। अब डिबेट विद इन अ कांग्रेस, अब जो कांग्रेस लीडर्स होते हैं, मतलब जो कांग्रेस टीम, कांग्रेस के अंदर ही जो लीडर्स होते हैं, अब उनके आपस में ही ना डिबेट चलता है। कुछ लोग वहाँ पे कहते हैं, कुछ मॉडरेट्स होते हैं जैसे सी आर दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, ये लोग कहते हैं कि हमने ना, अब आपको पता है ना स्टार्टिंग में क्या होता है, जब गांधी जी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं खिलाफत मूवमेंट, तो वो जो काउंसिल इलेक्शंस होते हैं उनको क्या करते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब ये लोग कहते हैं कि ठीक है, जो इलेक्शंस हमने बॉयकॉट करे थे ना, हम अब दोबारा से इलेक्शन करते हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेजॉरिटी में जीतेंगे और हम इस चीज़ को चेंज करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंस पालेंगे। तो ये लोग ये कहते हैं कि सम लीडर्स वांटेड टू जॉइन द इलेक्शन फॉर प्रोविंशियल इलेक्शन, वांटेड टू जॉइन काउंसिल पॉलिटिक्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कि इसके अंडर में क्या होता है कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस जो मिला होता है इनको कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो, तो ये लोग कहते हैं हम दोबारा से इलेक्शन लड़ते हैं और हम जब जीत जाएंगे तो हम इंडिपेंडेंस पा लेंगे। लेकिन कुछ जो कुछ लीडर्स और होते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये उस वक्त यंग लीडर्स होते हैं वहाँ पे पार्टी में, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, इलेक्शंस मत करवाओ, हम क्या करेंगे, ये एक मास एगिटेशन होगा, एक मास मूवमेंट करेंगे जिसमें हम किसकी डिमांड करेंगे, फुल इंडिपेंडेंस की। किसकी डिमांड करेंगे, फुल इंडिपेंडेंस की। तो इन्हीं के ही पार्टी में, मतलब इन्हीं के कांग्रेस में क्या होता है, आपस में डिबेट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इलेक्शंस लड़ेंगे और कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, क्या करवाएंगे, मास मूवमेंट कराएंगे। अच्छा, उसमें ना उसके पहले जो लेट 1920s में इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आता है, जिसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्राइसेस होते हैं ना वो फेल, मतलब डाउन हो जाते हैं और एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाता है। जब प्राइजेस ही घट जाएंगे, इकोनॉमी डाउन चली जाएगी,
तो किसानों को उनका जो मतलब जो पेजेंट्स को पैसा है उनके प्रोडक्शन का, वो उतना पैसा नहीं मिलेगा, है ना, तो प्राइजेस चले जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। पेजेंट्स क्या करेंगे, कुडेंट सेल देयर क्रॉप्स, और अब वो ना क्रॉप्स को बेच पाएंगे उतने ही दामों में जितना उन्होंने रखा है, और ना ही वो टैक्स को पे कर पाएंगे। तो ये भी चल रहा होता है। अब साइमन कमीशन आती है फिर, अब यहाँ पे साइमन कमीशन आती है, टोरी गवर्नमेंट होती है ब्रिटेन की, क्या नाम, क्या कौन सी गवर्नमेंट होती है उसको वहाँ पे, टोरी गवर्नमेंट। तो ये जो टोरी गवर्नमेंट होती है ना, ये क्या करती है, साइमन कमीशन भेजती है कि आप लोग जाओ और वहाँ का भारत का क्या बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। अब जो यहाँ पे इंडियन लोग होते हैं वो इस साइमन कमीशन को अपोज करते हैं। भाई अपोज क्यों करते हैं, क्योंकि आप जो ये साइमन कमीशन भेज रहे हो ना, जो एक एक ग्रुप ऑफ पीपल भेज रहे हो, कि आपने कुछ एक ग्रुप बना दिया, उसमें जो लोग भेज दिए उसमें कोई इंडियन तो है नहीं, ब्रिटिशर्स ही हैं। अब एक बात बताओ, जब समस्या भारत देश की है तो वो भारत देश का ही तो नागरिक जान पाएगा ना क्या समस्या है क्या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनेगा, अगर हमें अपने रूल बनाने हैं, तो हमारे ही तो लोग बैठ के उस रूल को बनाएंगे। आप कैसे मतलब बाहर के आपने अपने ही वहाँ पे साइमन कमीशन कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को बुला लिया ब्रिटिशर्स, और जिसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हैं, वो क्या हमारी सिचुएशन या प्रॉब्लम देके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे जब ये साइमन कमीशन लेकर आते हैं 1928 में, सेंट बाय टोरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, तो यहाँ पे अगेंस्ट करते हैं, मतलब अगेंस्ट हो जाते हैं इंडियन, और इनको बोलते हैं क्या, साइमन गो बैक। फिर इनका प्रोटेस्ट भी चलता है, जो फिर इस प्रोटेस्ट में ना लाठी चार्ज कर देते हैं, मतलब ये स्ट्राइक कर रहे होते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और जो पुलिस, जो ब्रिटिशर्स होती है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या करती है, वो पुलिस वालों के थ्रू इन पे हमला करवा देती है, लाठी चार्ज करवा देती है, जिसकी वजह से जो लाला लाजपत राय होते हैं ना, उनके सर पे लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो साइमन कमीशन सेंट बाय टोरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, फॉर्म्ड बाय ब्रिटेन टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, ये मतलब बनाते हैं कि आप जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं उनको रिव्यू कर पाओ, उनको बना पाओ, और आके आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ उनका। तो ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, नो इंडियंस इंक्लूडेड, मेट विद नेशन वाइड प्रोटेस्ट, स्लोगन गो बैक साइमन। और जो लाला लाजपत राय होती है, इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर भी मतलब ड्यूरिंग प्रोटेस्ट लाठी चार्ज कर देते हैं। अब ब्रिटिश क्या रिस्पॉन्स करती है, अब ये सब लॉर्ड इरविन होते हैं, जो इरविन होते हैं वो देख रहे होते हैं। आपको एक बात बताऊं, आप जब भी देखोगे ना, इनके आगे लॉर्ड लगा है, लॉर्ड इरविन हो गया, और भी आप इनके जनरल का भी नाम पढ़ोगे लॉर्ड। तो ये लॉर्ड क्यों लगाते थे, क्योंकि ना इनका बड़ा ही मानना होता था, जो बड़ी गलत फहमी होती थी इन लोगों को, कि हम लोग कौन है, हम लोग तुम्हारे लिए कौन है, भगवान है, इसलिए अपने आगे लॉर्ड लगवा के बुलवाते थे कि लॉर्ड इरविन। तो ब्रिटिशर्स में जो ये मतलब ब्रिटिश अब इस चीज़ के ऊपर कैसे रिस्पॉन्स करती है, जो इरविन होते हैं, तो जो लॉर्ड इरविन होते हैं वो ऑफ़र रखते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मान लिया, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, हम आपको एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आप ले लो डोमिनियन स्टेटस, मतलब एक डोमिनियन स्टेटस ले लो और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखो। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है एक तरह से हाफ इंडिपेंडेंस, कि आप वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाओगे या आप राज भी करोगे, लेकिन हमारे अंडर रह के, ऐसे नहीं। तो भाई ये कहाँ का फिर इंडिपेंडेंस है। तो ये प्रॉमिस करते हैं, एक ऑफ़र देते हैं कि ठीक है आप डोमिनियन स्टेटस ले लो और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लो। तो कांग्रेस फाउंड इट वेग एंड अनसेटिस्फैक्टरी, तो उनको वेग लगता है कि भाई अब तो ये क्या कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं एक तरह से, और सेटिस्फाई नहीं है भाई इसमें। अब उसमें क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू और बोस होते हैं ना, उस वक्त उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता है वहाँ पे। तो उनको ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं हम क्या करेंगे अब, तो ये लोग एक सेशन बिठाते हैं। इसके बाद ये लोग एक सेशन बिठाते हैं, लाहौर कांग्रेस सेशन होती है 1929 में दिसंबर में, जिसको जवाहरलाल नेहरू लीड करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें अब चाहिए इंडिपेंडेंस, अब इनकी कोई बात नहीं माननी, हमें क्या चाहिए, अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और हम 26 जनवरी को ही करेंगे, और उसी दिन हम इसको क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे इंडिपेंडेंस डे।
लेकिन लोग है ना वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और ये प्लान क्या होता है, फेल हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो आप याद रखोगे साइमन कमीशन के बाद क्या होता है, लाहौर कांग्रेस सेशन आती है, प्रेसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसको लीड करते हैं और क्या डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे कि भाई पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए लेकिन पीपल डिडंट शो इंटरेस्ट और प्लान क्या होता है, फेल हो जाता है। अब गांधी जी दूसरा तरीका देखते हैं कि गांधी जी लुक फॉर अ वे टू कनेक्ट फ्रीडम टू पीपल्स डेली इशू। अब वो ना सोचते हैं कि नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी, कहते हैं कि एक ना लोगों की जो बेसिक नीड होती है ना, जो रोजाना की जो ज़रूरत होती है, मुझे उस चीज़ को पकड़ के चलना है, उस चीज़ को लेकर एक मूवमेंट बनाना है, नो एक लार्ज मूवमेंट तब गैदर करना है। तो उनको किसका ध्यान आता है फिर, सॉल्ट का। तो यहाँ पे अब किसकी स्टार्ट होगी, या यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मूवमेंट तो स्टार्ट करते हैं लेकिन बाद में भी ना, अभी आप देखोगे अब जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ भी अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी अलग अलग कैटेगरी के लोग सपोर्ट करेंगे, मतलब बिजनेस क्लास भी सपोर्ट करेगा, पेजेंट भी सपोर्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल क्लास भी सपोर्ट करेगा, वर्किंग ग्रुप भी सपोर्ट करेगा। लेकिन ये भी ना बाद में जाके क्या होता है, फीका पड़ने लगता है। स्टार्टिंग में तो करते हैं लेकिन बाद में जाके फीका पड़ने लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं सॉल्ट एक करते हैं कि ठीक है, क्योंकि उस वक्त क्या होती है ना, गवर्नमेंट ने सॉल्ट पे भी टैक्स लगाया होता है कि आप लोग अपना टैक्स, मतलब अपना सॉल्ट नहीं खरीदोगे, हमारा जो हम सॉल्ट बना रहे हैं वो खरीदोगे। तो उस सॉल्ट पे भी क्या वो टैक्स लगा देते हैं। अब सॉल्ट तो एक बेसिक नीड होती है ना, तो सॉल्ट उन्होंने क्या देखा, एज अ पावरफुल सिंबल दैट यूनाइट द नेशन। सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल उन्होंने देखा कि नहीं, जो सॉल्ट है ना वो एक पावरफुल सिंबल है पूरे देश को क्या करने के लिए, एक लाने के लिए, यूनाइट करने के लिए। कंज्यूम बाय रिच और पुअर, भाई गरीब आदमी भी खाता है नमक और रिच आदमी भी खाता है। टैक्स ऑन सॉल्ट बाय ब्रिटिशर्स, तो उस वक्त मैंने जैसा कि आपको बताया कि ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने क्या करा हुआ था, उन्होंने सॉल्ट टैक्स लगाया हुआ था। अब तो गांधी जी क्या करते हैं, वो जो वॉइस रॉय होते हैं ना उस वक्त, वॉइस रॉय इरविन, उनको वो एक भेजते हैं, मतलब एक क्या कहते हैं, डिमांड्स भेजते हैं। और वो कहते हैं ये डिमांड्स इतने तारीख को 11 डिमांड्स लिख के भेजते हैं। उनमें से एक जो डिमांड होती है वो सॉल्ट की भी होती है कि रिमूव टैक्स ऑन सॉल्ट। तो वो कहते हैं ये 11 डिमांड है, ठीक है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ और ये क्या हो जानी चाहिए, इनको आप बंद कर दोगे, इन चीज़ों को आप, मतलब इन डिमांड्स को मान लोगे। रिमूव ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट, जिसमें से एक डिमांड ये भी होती है। तो गांधी जी 11 डिमांड्स 1930 को, 31 जैन को 1930 को वो भेजते हैं उनको, सेंड टू वॉइसरॉय इरविन, कवर्ड इश्यूज रिलेवेंट टू ऑल सोशल ग्रुप्स। तो वो जो 11 डिमांड्स होती हैं ना, उसमें वो सारे सोशल ग्रुप्स के रिलेवेंट ही सारे इश्यूज होते हैं, पेजेंट्स, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड विमेन। यूनाइट ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, वन डिमांड टू रिमूव द टैक्स ऑफ सॉल्ट। तो वो जो मोस्ट स्टीयरिंग डिमांड होती है वो क्या होती है, एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। वो इसमें से एक डिमांड ये भी लिख के भेजते हैं कि आपको ये जो सॉल्ट टैक्स लगाया है ना, ये आपको हटाना पड़ेगा। सॉल्ट वॉज एसेंशियल फॉर बोथ रिच एंड पुअर, ब्रिटिश मोनोपोली एंड टैक्स ऑन सॉल्ट सिम्बोलाइज्ड ऑपरेशन। अब अल्टीमेटम भेजते हैं एक, वो पूरा लिख के धमकी की तरह कि इतने तारीख तक का आपके पास टाइम है और आप ये जितने भी 11 डिमांड्स मैंने लिखी है ना, इनको मान लो, जिसमें से क्या है, सॉल्ट टैक्स, जिसको आप हटा दो उस टैक्स को। और अगर डिमांड्स नॉट मेट बाय 11 मार्च, और अगर उस तारीख तक आपने ये डिमांड्स नहीं मानी, तो कांग्रेस वुड स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो कांग्रेस है वो क्या करेंगे, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो इरविन होते हैं ना, वो बड़े हल्के में ले लेते हैं कि चलो ठीक है, वो नहीं मानते, बड़े हल्के में ले लेते हैं। इरविन रिफ्यूज़ टू नेगोशिएट, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। फिर गांधी जी क्या करते हैं, सॉल्ट मार्च बिगिन करते हैं 12 मार्च 1930। गांधी जी स्टार्टेड फ्रॉम कहाँ से, साबरमती आश्रम विथ 78 वॉलंटियर्स, कवर्ड 240 माइल्स टू डांडी, गुजरात कोस्ट, वॉकड फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स। आपको पता है जब वो स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ 78 वॉलंटियर्स से स्टार्ट करते हैं और जाते जाते
जब वो इकट्ठा हो जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मोर देन 1000 लोग फिर पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक ये मास पार्टिसिपेशन बन जाता है। थाउजेंड्स जॉइंड और ग्रीटेड गांधी जी अलोंग द वे। जैसे जैसे वो जा रहे होते हैं ना रास्ते में, वैसे वैसे लोग घर से निकल कर रास्ते में भी अगर देख ले तो वहाँ से भी आके इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं और गांधी जी के साथ ही वो चलना शुरू कर देते हैं। तो जब वो स्टार्ट करते हैं तो कितने होते हैं, सिर्फ 78 होते हैं, लेकिन जब वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं ना तो मोर देन 1000 वॉलंटियर्स विल बी देयर, 1000 वॉलंटियर्स होते हैं फिर। ब्रेकिंग द ओके, thousands joined or greeted Gandhi ji along the way. Gandhi ji explained Swaraj and encouraged peaceful defiance. ब्रेकिंग द सॉल्ट, अब वो सॉल्ट लॉ को क्या करते हैं वहाँ पे 6 अप्रैल, देखो स्टार्ट करते हैं 12 अप्रैल 1930 को, है ना, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करते हैं और वहाँ कब तक पहुँचते हैं वो 6 अप्रैल 1930 तक, मतलब 6 अप्रैल तक पहुँच जाते हैं। गांधी जी बॉइल्ड सी वाटर टू मेक सॉल्ट एट डांडी मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी सॉल्ट लॉ को यहाँ से क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, वही सी वाटर से वो नमक बनाते हैं और यहाँ से किसकी शुरुआत हो जाती है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब जैसे कि नेशनल नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी आपने देखा ना लोग पार्ट लेते हैं। अब यहाँ भी हम देखेंगे कैसे जो ये मूवमेंट स्प्रेड होता है, कैसे कैसे लोग इसमें पार्ट करते हैं, कैसे कैसे अब इसको प्रमोट करते हैं। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब ब्रेकिंग कॉलोनियल लॉस, अब कॉलोनियल लॉस को तोड़ा जाता है यहाँ पे। मास एक्शन अक्रॉस इंडिया, पीपल ब्रॉक सॉल्ट लॉस, पीपल भी क्या करते हैं सॉल्ट लॉ बनाना शुरू कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं उस लॉ को। मेड सॉल्ट लोकली, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, यहाँ पे भी जैसे उस मूवमेंट में हम देखते हैं ना कि जो फॉरेन क्लोथ्स होती है, जो विदेशी कपड़े होते हैं उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको खरीदने और पहनने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, उसी अपने देसी कपड़ों में आ जाते हैं। तो यहाँ भी यही करते हैं, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स, लिकर शॉप्स भी क्या बंद करवा देते हैं। पेजेंट्स रिफ्यूज़ टू पे टैक्सेस, जो पेजेंट्स है वो टैक्स देने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं। रेवेन्यू और चौकीदारी, मतलब पहले के टाइम पे ना ब्रिटिशर्स ऐसे थे ना कि अगर आपको अपनी सेफ्टी भी करवानी है ना, अगर वो चौकीदार भी घूम रहा है तो उसका भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब अपनी वहाँ पे हम हमारे ही देश में रह रहे हैं और हमें हमारे ही देश में रहने के लिए सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। तो पीजेंट्स रिफ्यूज़ टू पे टैक्सेस, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो चौकीदारी हो। विलेज ऑफिशियल्स रिज़ाइन, जो बहुत सारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी जो काम करते थे इंडिया में, वो भी क्या करते हैं वहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं। ट्राइबल पीपल वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉस, जैसे मैंने आपको बताया था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ था कि फॉरेस्ट एरिया में लॉस बनाए हुए थे कि आप यहाँ पे ग्रेज नहीं करवाओगे अपने एनिमल्स को, यहाँ से आके कोई सामान नहीं ले जाओगे। तो ये लोग इसको क्या करते हैं, इन लॉस को भी वॉयलेट कर देते हैं। ग्रेजिंग कैटल एंड कलेक्टिंग वुड, अब गवर्नमेंट का ब्रिटिशर्स इस पर रिएक्ट क्या करती है, अब भाई वो भी तो शांत नहीं बैठेगी ना, वो तो कर ही रही है टॉर्चर। अब देखो, अब जब ये होता है तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर्स बिगेन, अब वो कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें से एक अब्दुल गफ़ार खान भी होते हैं, इनको भी वो अरेस्ट कर लेती है। वॉयलेंट प्रोटेस्ट इन पेशावर, क्योंकि पेशावर में भी ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट चलवा रहे होते हैं, प्रोटेस्ट लीड करवा रहे होते हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इनको अरेस्ट कर लेती है, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। ब्रूटल रिप्रेशन फॉलोड, अब फिर वही चीज़, लाठी चार्ज करना, मारना उनको, और फायरिंग भी, मतलब गोलियां भी चलवा देती है और अरेस्ट भी कर लेती है। फिर जो इरविन होते हैं ना, वो उनके साथ एक एग्रीमेंट डील करते हैं कि ठीक है, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे ऑफिशियल्स को छोड़ देंगे, तुम हमारे क्या करो, तुम सेकेंड राउंड ऑफ जो टेबल है ना वहाँ पे आओ लंदन में, उसको अटेंड करो आके, और हम क्या करेंगे, हम ये क्या कहते हैं, हम तुम्हारे जितने भी हमने जेल में डाले हैं ना और बंदे, जितने भी हमने लीडर्स डाले हैं, वो उन सबको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो लेकिन कहते हैं कि लेकिन आपको ये जो मूवमेंट है ये क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, इस मूवमेंट को आप बंद भी कर दो और हम आपके जितने भी ये लीडर्स हैं इनको जेल से बाहर निकाल देंगे, और क्या करने आओ, और सेकेंड राउंड ऑफ टेबल करने आओ, कहाँ पे, लंदन में। तो गांधी जी मान जाते हैं।
गांधी जी सस्पेंडेड मूवमेंट एग्रीड टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, और इन रिटर्न वो कहते हैं ठीक है मैं आऊँगा, सेकेंड राउंड टेबल अटेंड करने में आऊँगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो जितने भी इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, जो कि मतलब गांधी जी के ही वो होते हैं, साथ में लीडर्स होते हैं। तो जब वो लंदन जाते हैं, लंदन कॉन्फ्रेंस वो करके आते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि उनको कोई वो नहीं देता, मतलब उन पे कोई ध्यान नहीं देता, ना ही उनकी बातों को कोई मतलब से सुनता है, तो वो देख लेते हैं रिएक्शन। और जब वो वापस आते हैं ना लंदन से, जब इंडिया वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि जो उनसे ब्रिटिशर्स ने वादा किया होता है ना कि नहीं हम तुम्हारे ऑफिशियल्स को छोड़ देंगे, तो वो देखते हैं कि अरे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। फिर वो क्या करते हैं, फिर मूवमेंट को दोबारा वो स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर लंदन कॉन्फ्रेंस गांधी जी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, फेल्ड टॉक्स, मतलब उनकी टॉक्स पे ध्यान नहीं देते, बातचीत भी नहीं वो करते। रिटर्न डिसअपॉइंटेड टू फाइंड गफ़ार खान नेहरू इन जेल। देखा वहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई इन्होंने जो वादा किया था वो तो इन्होंने पूरा किया नहीं, इन्होंने मेरे लीडर्स को तो निकाला ही नहीं है वहाँ से, ना मेरे लोगों को निकाला है। कांग्रेस डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं ब्रिटिशर्स। फ्रेश रिप्रेशन हैड बिगन, सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च्ड। गांधी जी क्या करते हैं, इस मूवमेंट को वो रीलॉन्च करते हैं दोबारा, ठीक है। लॉस्ट मोमेंटम बाय 1934। अब मैंने आपको बताया ना कंटिन्यू तो चलता है, मूवमेंट स्टार्ट तो होता है, लेकिन बाद में वो जाते जाते क्या होता है, फीका पड़ जाता है मूवमेंट। तो आगे अगर बात करें, अब यहाँ पे भी कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यहाँ पे पार्ट लेते हैं, प्रमोट करते हैं मूवमेंट को। अब देखते हैं कैसे करते हैं। जो रिच पेजेंट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपके बुक में भी इनका मेंशन है, पटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन बताया था ना, वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, तो एंड फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइजेस। तो अब जब कैश इनकम इनकी ड्रॉप हो जाएगी तो ये गवर्नमेंट को उतना रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे, क्योंकि खुद तो इनकी अर्निंग नहीं होगी, तो कैसे ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे देंगे। तो ये इस मूवमेंट को ज्वाइन क्यों करते हैं, ताकि उनको रिलैक्सेशन मिल सके उस रेवेन्यू से, कि रेवेन्यू कम हो जाए। तो अफेक्टेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन एंड फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइजेस, कैश इनकम्स ड्रॉप, बट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट उस पर रिफ्यूज़ कर देती है ना कि भाई हम रेवेन्यू कम नहीं करेंगे, आपको पे करना पड़ेगा। तो बेचारे ये इसलिए इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं कि इससे हमें राहत मिल जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ टू ज्वाइन द मूवमेंट, कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप नो, कि नहीं इस मूवमेंट को क्या करो, ज्वाइन करो। सम टाइम प्रेशर अदर्स, इवन कभी कभार औरों को भी प्रेशर करते हैं कि नहीं आओ, इनके सामान को बॉयकॉट करो और इस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको ज्वाइन करो। देयर आइडिया ऑफ स्वराज, एंड ऑफ हाई लैंड रेवेन्यू। अब इनका जो अब देखो उसमें भी यही हुआ था ना कि भाई स्वराज का मतलब कुछ और था, लेकिन लोगों ने जो इसके पीछे ज्वाइन करने का जो रीज़न है वो अलग निकाल लिया। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। अब इनका आइडिया क्या होता है स्वराज का, एंड ऑफ हाई लैंड रेवेन्यू। जो हाई लैंड रेवेन्यू मैंने बताया ना कि नहीं रेवेन्यू तो पे करना पड़ेगा, तो उसको ये क्या करते हैं कि हाई रेवेन्यू को कम कर दो, क्योंकि इनकम इतनी हुई नहीं है तो हम कैसे इतना पे कर पाएंगे। तो एंड ऑफ हाई लैंड रेवेन्यू, इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम ब्रिटिश पॉलिसीज़। अब आउटकम क्या आता है, डिसअपॉइंटेड। अब गांधी जी देखते हो ना, बंद कर देते हैं वो 1931 में मूवमेंट को, तो इससे वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बाद में ये इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करते हैं फिर। अब पुअर पीजेंट्स इस मूवमेंट को अब ये क्यों ज्वाइन करते हैं, जो स्मॉल टेनेंट्स होते हैं, जो इन्हीं के मतलब ओनर्स, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनके अंडर जो काम करते हैं। अब ये जो स्मॉल पेजेंट्स होते हैं ये क्यों ज्वाइन करते हैं इस स्ट्रगल को, मतलब इस मूवमेंट को। स्ट्रगल टू पे रेंट टू लैंडलॉर्ड्स ड्यू टू लो कैश इनकम। अब इनकम ज़्यादा नहीं आएगी तो ये अपने होता था ना, आपको जो आपके लैंडलॉर्ड्स होते थे, भैया आप अगर उस ज़मीन पे काम कर रहे हो तो आपको उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब इनकम ही नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो वो कैसे, मतलब वो प्रोडक्शन भी अगर होगा तो उससे उनको उतना दाम नहीं मिलेगा, तो वो कैसे उस वक्त इतना पे करेंगे, क्योंकि बताया था ना इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है। तो स्ट्रगल टू पे रेंट टू लैंडलॉर्ड्स ड्यू टू लो कैश इनकम, डिमांडेड रिमिशन ऑफ अनपेड रेंट्स। अब ये कैसे पार्ट लेते हैं, देयर रोल,
participated in radical movements led by socialist and communist, involved in no rent campaign in some areas। अब ये यहाँ पे इनका वो नहीं है भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। इन लोगों का क्या यहाँ पे रोल है, मतलब क्या ये किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? नो रेंट कैंपेन चला रहे हैं, भाई रेंट नहीं देना। तो यहाँ पे देख रहे हो स्वराज का मतलब क्या था और यहाँ पे क्या अब निकल रहा है। तो देयर आइडिया ऑफ स्वराज क्या था? फ्रीडम फ्रॉम लैंडलॉर्ड ऑपरेशन, इकोनॉमिक जस्टिस एंड रेमिशन ऑफ ड्यूज, रिलेशन विद कांग्रेस अनसर्टेन एंड वीक। अच्छा, जो कांग्रेस थे ना वो इनको सपोर्ट में ज़्यादा नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो रिच जो पेजेंट्स है ना उनके सपोर्ट में थी, क्योंकि उनको उससे पैसा आता था ना, तो वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए जो कांग्रेस थी उन्होंने इनको मतलब एक तरह से अवॉइड करा, सपोर्ट नहीं करा। तो कांग्रेस अवॉइडेड फुल्ली सपोर्टिंग नो रेंट कैंपेन टू अवॉइड एलिनिएटिंग रिच पीजेंट्स, ताकि जो रिच पीजेंट्स है ना वो नाराज़ ना हो जाए, वो डिसअपॉइंट ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं करा। अब जो बिजनेस क्लास थी उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करा और उन्होंने स्वराज का क्या मतलब निकाला? अब देखो, इनिशियल सपोर्ट मतलब स्टार्टिंग में सपोर्ट पहले भी था। बेनिफिटेड फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1, बिकेम पावरफुल एंड वांटेड इकोनॉमिक फ्रीडम, अपोज कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड इंडियन बिजनेस। अब भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में था, मतलब इनको अगेंस्ट वो होना था, क्योंकि बाहर से जो सामान आता था ना ब्रिटिशर्स का वो कम पैसों में आता था, तो इनको तो यहाँ पे नुकसान था ना, फिर इनका सामान क्यों ख़रीदा जाएगा, ठीक है। तो इनको उस चीज़ से सपोर्ट चाहिए था कि डिमांडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन गुड्स एंड बेटर करेंसी एक्सचेंज पॉलिसीज़। तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी, 2 ऑर्गेनाइजेशन ये बनाते हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस जो 1920 में बनाते हैं, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो 1927 में बनाते हैं। अब जो इसमें जो लीडर होते हैं GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। अब सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प एंड बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स। अब ये जो बिजनेस क्लास होती है ये कैसे इस मूवमेंट को सपोर्ट करती है? ये उनको फाइनेंशियल एड देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, और जो फॉरेन गुड्स होता है उसको ये बॉयकॉट कर देती है। अब इनका आइडिया क्या होता है स्वराज का? इनका स्वराज का ज्वाइन करने का वो क्या होता है, मतलब स्वराज का ये क्या आप समझ रहे हैं कि स्वराज क्या है? इनकी तरफ से स्वराज क्या है? अ टाइम ऑफ फ्री ट्रेड। अब स्वराज में क्या आएगा? समय आएगा किसका? फ्री ट्रेड करने का। मतलब इनको अगर बाहर सामान भी भेजना है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसका। नो ब्रिटिश इंटरफेरेंस, कोई ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ रहेंगी। बट बाद में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है ना तो ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर ये भी इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं लेते हैं। वरीड अबाउट मिलिटेंट एक्टिविटी, बिजनेस डिस्ट्रप्शंस एंड राइजिंग सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से फिर ये इस वाले मूवमेंट में पार्ट ये नहीं लेते हैं। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि नई लोगों ने पार्ट लिया है, लेकिन बाद में ना वो उतना जोश नहीं है फिर लोगों के अंदर। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं अब ये क्यों पार्ट लेते हैं? लो पार्टिसिपेशन ओवरऑल एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन, वाई लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोज टू कांग्रेस सो वर्कर्स स्टेड अलूफ। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, अब जो गवर्नमेंट है जो कांग्रेस थी उनको पैसा उन्हीं से मिलता था, भाई पार्टी को लीड करना है, लार्ज मूवमेंट में अगर मूवमेंट करने हैं तो पैसे की तो नीड पड़ती थी ना, तो उन्हें वो जो फाइनेंशियल हेल्प थी वो कहाँ से मिलती थी? वो रिच पीजेंट्स और बिजनेस ग्रुप से ही मिलती थी। तो वो इनके फॉर्म में क्यों जाएंगे? वो उनके अगेंस्ट जाएंगे ही नहीं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोज टू कांग्रेस तो वर्कर्स स्टेड अलूफ। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो वर्कर्स मतलब कांग्रेस के क्लोज रहते थे, तो जो वर्कर्स को ना थोड़ा एक उसमें रखा जाता था, अवॉइड में। तो कांग्रेस अवॉइडेड इंक्लूडिंग वर्कर डिमांड्स टू कीप बिजनेस सपोर्ट इंटैक्ट। अब वो अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो बिज़नेस के तो अगेंस्ट ही जाएंगे ना, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे ना, जैसे ये वर्किंग क्लास हो गई और वो जो स्मॉल टेनेंट्स हो गए, पीजेंट्स, छोटे वाले पीजेंट्स हो गए, स्मॉल पीजेंट्स, उनकी जो डिमांड थी ना वो उन्हीं के अगेंस्ट थी, बड़े बिजनेस क्लास और बड़े पीजेंट्स के। जो उनकी डिमांड थी, जो उनकी स्ट्राइक थी, कैंपेन थी, वो उन्हीं के अगेंस्ट थी, ठीक है। तो इसलिए जो कांग्रेस थी ना वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, अवॉइड कर रही थी। सो स्टिल सम एक्टिविटी, सम वर्कर्स जॉइन प्रोटेस्ट, बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स। लेकिन फिर भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं कि प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करते हैं।
रेलवे वर्कर भी स्ट्राइक करते हैं, डॉक वर्कर्स भी, छोटापुर टिन माइक वर्कर्स वॉर गांधी जी कैप, मतलब वो भी गांधी जी की कैप पहन के रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे जो वर्कर्स की डिमांड क्या होती है, बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, नॉट पार्ट ऑफ अ कांग्रेस एजेंडा। अब यहाँ पे जो कांग्रेस है उन्होंने किस तरह से, मतलब आप देख रहे हो उनका जो मोटिव था मूवमेंट को रीलॉन्च करने का क्या था कि भाई हमें पूरे देश की आज़ादी लानी है ना, आज़ाद हमें पूरे देश को करना है। लेकिन यहाँ पे लोगों का जो स्वराज की आइडियोलॉजी है ना, वो उन्होंने अपने एक बेनिफिट के हिसाब से उसको क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ यहाँ पे। चलिए अब आगे अगर बात करें, विमेन ने भी यहाँ पे बहुत पार्टिसिपेट किया, मतलब वो भी गांधी जी जहाँ पे बोलते थे, जहाँ पे वो स्पीच दे रहे होते थे, वहाँ पे वो उनको सुनने आ जाती थी, बाहर आ जाती थी। तो उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट में साथ दिया। मैसिव पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द मूवमेंट, रोल इन मूवमेंट, जॉइंट सॉल्ट मार्चेस, प्रोटेस्ट रैलीज, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट मार्च को भी इन्होंने ज्वाइन करा, प्रोटेस्ट को भी रैलीज में बढ़ चढ़ के साथ देती थी। मैन्युफैक्चर सॉल्ट, पिकेटेड शॉप्स, बॉयकॉटेड गुड्स, इम्पॉर्टेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, मेक अ शिफ्ट इन जेंडर रोल्स विद विमेन टेकिंग एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिकल स्ट्रगल। अब यहाँ पे विमेन का एक बहुत ही बड़ा रोल देखा गया कि उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट में पार्ट लिया। दो दे पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स, नो मेजर रोल इन कांग्रेस लीडरशिप वॉज ऑफर्ड। उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया लार्ज नंबर में, लेकिन जो कांग्रेस डिपार्टमेंट, जो कांग्रेस में ऑफिशियल्स थे वहाँ पे फिर भी इनको एक उनके एक मतलब ऑफिशियल्स नहीं रहे कि कभी सुना हो कि नहीं कांग्रेस लीडर यहाँ पे एक लेडी थी, नहीं, वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल में उनको वो सीट नहीं दी। तब भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप्स, जेल में भी गई, मतलब बहुत विमेन को जेल भी हुई। मेड सॉल्ट, जॉइंट प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्वराज। अब यहाँ पे क्या था, ओके बैकग्राउंड थोड़ा देख लें। अर्बन women mostly from high caste families, rural women from rich peasants housework। मोटिवेशन गांधी जी की बातों से बहुत इंस्पायर्ड थी, गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थी। सॉ सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी, उन्होंने एक सेक्रेड ड्यूटी समझी कि जो नेशन है ना, सर्विस के लिए अगर हमें नेशन करनी तो एक सेक्रेड ड्यूटी है। गांधी जी का व्यू क्या था, उन्होंने उनके पार्टिसिपेशन को अनकरेज किया कि नहीं, उनका पार्टिसिपेशन उन्हें बड़ा उसको सहानियाँ, मतलब सहानी दी कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, या पार्टिसिपेशन को पूरा इनकरेज किया। लेकिन उनका क्या था, जो उनकी प्राइमरी ड्यूटी थी ना, गांधी जी ने बोला लेकिन ठीक है, आप लोगों की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो कहाँ पे है, होम और फैमिली की है ना, घर संभालने की और फैमिली संभालने की। उन्होंने एज अ मदर और वाइफ की रोल को उनके प्रमोट किया, उनके आइडियल को प्रमोट किया। कांग्रेस एटीट्यूड, वेलकम टू विमेन सिंबॉलिक प्रेजेंस, उन्होंने एक विमेन जो मतलब विमेन ने जो पार्ट लिया उसको वेलकम किया और सपोर्ट भी किया, बट डिड नॉट ऑफर लीडरशिप रोल्स एंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन उन्होंने कोई भी पोजीशन और लीडरशिप का रोल अपनी अथॉरिटी में नहीं दिया पार्ट लेने के बाद भी। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो दलित से ना, उनकी जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन था वो कम था, इतना नहीं था, मतलब नहीं था। क्यों था, क्योंकि भाई उनको छुआछूत मानते थे, अनटचेबल्स मानते थे, तो लोग मतलब कांग्रेस अवॉइड करती थी, क्योंकि उनके खुद के पार्टी में जो लीडर्स थे ना, वो भी एक हिंदू सनातनी के ग्रुप से बिलोंग करते थे, तो ये लोग इनको अवॉइड करते थे। लेकिन जो गांधी जी थे ना, गांधी जी फिर भी इनको सपोर्ट करते थे मतलब गांधी जी ने दलित के लिए भी काफ़ी सत्याग्रह मूवमेंट्स करे उनका, क्योंकि उन्हें मंदिर में जाना अलाउ नहीं था, हाई कास्ट लोगों के जगह में एरिया जाना अलाउ नहीं था, तो उन्होंने उसमें भी उनके लिए पार्टिसिपेट किया, मतलब सत्याग्रह बनवाया, मूवमेंट्स बनवाए कि नहीं अलाउ होना चाहिए, और एज अ हरिजन उनको बोलते थे। खुद भी उन्होंने जो दलित के काम होते थे ना, पहले उनको छोटे काम दे देते थे, खुद भी वो टॉयलेट साफ़ करते थे, स्वीपर का काम करते थे, तो उनको गांधी जी सपोर्ट करते थे। तो दलित्स फॉर्मली अनटचेबल्स फ्रॉम द 1930s began identifying as Dalit, meaning oppressed, had been largely ignored by Congress to avoid alienating conservative upper caste Hindu Sanatanis। बताया ना मैंने आपको कि इनका इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, इन लोगों ने पार्ट नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि इनको अनटचेबल्स मानते थे। तो कांग्रेस थी वो एलिनिएटेड, मतलब कि
अवॉइड करती थी ताकि उनके ग्रुप में ही कन्फ्लिक्ट ना हो जाए ना, क्योंकि उनके ग्रुप में कौन थे, अपर कास्ट हिंदूज भी थे, सनातनीज, इसलिए गांधी जी एफर्ट्स। लेकिन रीनेम्ड अनटचेबल्स एज हरिजन, उन्होंने उनको अनटचेबल नहीं, किसका नाम दिया, हरिजन का नाम दिया, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कैंपेनिंग फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, उनके लिए भी उन्होंने सत्याग्रह करा, लॉन्च किया नो, कैंपेनिंग करे कि अनटचेबिलिटी रिमूव होनी चाहिए एज अ मॉरल एंड सोशल ईवल, क्योंकि अनटचेबिलिटी क्या है, एक तरह से मॉरल एंड सोशल ईवल है। तो उन्होंने अनटचेबिलिटी को भी रिमूव करने के लिए बहुत सारे कैंपेन करे। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह किसके लिए, टेम्पल एंट्री के लिए। पहले क्या होता था कि दलित्स को या छोटे जितने भी कास्ट के लोग होते थे उनको मंदिर में एंट्री करना अलाउ नहीं होता था, लेकिन इन्होंने एंट्री करवाई। एक्सेस टू वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स, स्कूल्स में पढ़ना भी अलाउ नहीं होता था, मतलब बहुत सारे रूल्स इन्होंने बनाए हुए थे पहले, तो उन सबको इन्होंने क्या कराया, रिमूव करवाया ना काफ़ी। लेकिन गांधी जी इनको सपोर्ट करते थे। सेट अप पर्सनल एग्जाम्पल बाय क्लीनिंग टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ स्वीपर्स। दलित लीडर स्टांस, अब क्या होता है, वांटेड पॉलिटिकल सॉल्यूशन। दलित्स क्या होते हैं, ये डिमांड रखते हैं, ये क्या बोलते हैं कि ठीक है हमें क्या चाहिए, रिजर्व सीट्स चाहिए, कहाँ पे, एजुकेशन एंड लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन मांगते हैं ये, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगते हैं किसके लिए, दलित रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब कि हमारा ही एक इलेक्शन होगा जिसमें सिर्फ दलित होंगे और उसमें दलित को ही वोट किया जाएगा। फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रेदर देन सोशल रिफॉर्म। अब एक ये क्या कर रहे थे, मतलब एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो कर रहे थे, लेकिन जो चीज़ें सोसाइटी बेसिस पे ठीक होनी थी ना, मतलब रिफॉर्म्स लाने थे, उस पर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसीलिए मैंने बताया ना आपको कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वहाँ पे इन लोगों का पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, कम था, नहीं थे, पार्टिसिपेट नहीं किया था ज़्यादा। स्पेशली लो इन्वॉल्वमेंट इन महाराष्ट्र एंड नागपुर वे दलित मूवमेंट वर स्ट्रॉन्ग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब आगे क्या होता है, दलित एंड दी पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट आता है एक, यहाँ पे क्या होता है, जो डॉक्टर अंबेडकर भी होते हैं ना, वो भी दलित होते हैं, वो भी इनका साथ देते हैं कि नहीं इसका मतलब वो इलेक्टोरल जो रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए। तो ये एक यहाँ पे क्या मतलब क्या इस्टेब्लिश करते हैं, फाउंडेड द डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। एक ये ऑर्गेनाइज ये इस्टेब्लिश करते हैं, डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश करते हैं, कौन सी, डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, कब, 1930 में। और क्या डिमांड करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसकी डिमांड करते हैं ये, कि क्या होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए, मतलब इलेक्शन सेपरेट होने चाहिए, हमारे दलित्स के जो इलेक्शंस होने चाहिए वो अलग से होने चाहिए, जिसमें दलित ही वोट देंगे, किसको, दलित को ही। अब जो इस यहाँ पे ब्रिटिशर्स होती है ना, वो इनकी डिमांड को मान लेती है, मान जाती, क्यों, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे ना कि डिवाइड हो जाए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो थी ही उनकी। लेकिन जो गांधी जी होते हैं ना, वो इस चीज़ को अपोज करते हैं। तो गांधी जी अपोज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, वो इस चीज़ को अपोज करते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। उन्हें डर होता है ना कि भाई ये सोसाइटी को क्या करेगी, ये सोसाइटी को और इंटीग्रेट कर देगी, ये तो सोसाइटी को और डिवाइड कर देगी। तो लॉन्च द फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ इन प्रोटेस्ट। तो वो क्या करते हैं, अगर ये हुआ तो मैं तब तक फास्ट रखूँगा जब तक मैं मर नहीं जाता। लेकिन फिर क्या होते हैं कि फिर जो अम्बेडकर जी होते हैं वो मान जाते हैं थोड़ा सा, वो कहते हैं कि नहीं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर। तो क्या होता है कि फिर रिजर्व सीट्स फॉर दलित, बाद में क्या करते हैं कि वो जो गांधी जी होते हैं उनके सीट्स रिजर्व करवा देते हैं, सीट रिजर्वेशन के लिए मान जाते हैं वो कि ठीक है, रिजर्व सीट्स फॉर दलित इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर। However, they would be elected by the general electorate, not through separate electorates। मतलब वो इलेक्शन तो लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वोट करने वाले सिर्फ दलित ही होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन इलेक्शन होगा, लेकिन जनरल इलेक्टोरेट्स होंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट से नहीं। तो यहाँ पे इनकी भी डिमांड्स को थोड़ा सा एडिट करके मान लेते हैं। डिस्पाइट द पैक्ट द दलित मूवमेंट रिमेन वेरी ऑफ कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। अब जो मुस्लिम होते हैं ना, मुस्लिम भी यहाँ पे इस मूवमेंट को ज़्यादा अटेंड नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, देखो, लिमिटेड मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट में देखोगे ना, तो यहाँ पे मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी
इतना नहीं है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट होता है, फिर जो खिलाफत मूवमेंट होता है वो गांधी जी को बंद करना पड़ जाता है ना, वायलेंस की वजह से वो उसको कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग एलिनिएटेड फील करते हैं कांग्रेस पार्टी से, कि अवॉइडेड फील करते हैं। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट मैनी मुस्लिम फेल्ट एलिनिएटेड फ्रॉम द कांग्रेस। मिड 1920s में क्या होता है, कांग्रेस एज अ सीन एज अ बिग एलिनिएटेड विद हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप दैट इज हिंदू महासभा, मतलब उसमें हिंदू हिंदू होते हैं, तो जो मुस्लिम होती है वो एलिनिएटेड फील करती कि अब क्या हो रहे हैं, वो अवॉइड करे जा रहे हैं। तो कम्युनल टेंशंस ग्रो, एक तरह से फिर उस बीच भी ना लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है हिंदू मुस्लिम के बीच में भी। तो रिलीजियस प्रोसेशन बिगेन्स अग्रेसिव, frequent Hindu-Muslim riots in various cities. These developments widened the rift between the two communities. अब इनकी वजह से क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट हो तो रही है लेकिन एक तरह से जो कम्युनिटीज़ है ना वो और डिवाइड होती जा रही है ना, वाइडेंड जो रियॉट्स हैं, जो टेंशन्स हैं, वो इन दोनों के बीच में क्या होती है, बढ़ती ही जा रही होती हैं। और वीकेंड द मुस्लिम सपोर्ट फॉर द कांग्रेस मूवमेंट, और जो कांग्रेस मूवमेंट में जो मुस्लिम सपोर्ट होता है वो क्या होता जा रहा होता है, कम मिलना, कम हो जाता है फिर, है ना, बंद होता जा रहा होता है मिलना। तो एक कांग्रेस मुस्लिम लीग होती है, दोनों क्या करते हैं, हिंदू लीग भी और कांग्रेस लीग भी, है ना, दोनों हिंदू लीग और कांग्रेस लीग क्या करती है, फिर कोशिश करती है कि ठीक है किसको यूनाइट करेंगे, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने की ये लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, हिंदू लीग भी और मुस्लिम लीग भी। अब कांग्रेस मुस्लिम लीग अलायंस, ठीक है, ये कौन होते हैं, हिंदू। तो ये लोग एक लीग बनाते हैं जिसमें होप होता है कि चलो ठीक है हम इसके थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम को एक करेंगे। रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर इलेक्टेड असेंबलीज, अब वो कहते हैं कि हमें ना जो असेंबलीज होंगी उसमें क्या चाहिए, हमें उसमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जैसे कि जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं ना, वो मुस्लिम लीग के लीडर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है हमें क्या चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। क्या चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। जैसे पीछे डिमांड नहीं हुई थी कि भाई दलित लोग का ही इलेक्शन चाहिए और इलेक्टेड भी कौन, मतलब वोट भी दलित्स करेंगे और इलेक्टेड भी दलित ही होंगे। तो इन्होंने भी एक डिमांड कर दी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, कि ऐसी मुस्लिम का भी होगा कि मुस्लिम ही लोग होंगे और मुस्लिम ही वोट करेंगे। लेकिन ये कहते हैं चलो ठीक है मैं इस प्लान को ड्रॉप कर दूंगा, मैं ये डिमांड ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन उसके बिहाफ में मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए। क्या, रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली, कि जो सेंट्रल असेंबली है ना वहाँ पे मुझे मुस्लिम्स के लिए क्या चाहिए, रिजर्व सीट चाहिए। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कहाँ पे, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस लाइक बंगाल एंड पंजाब। पंजाब एंड बंगाल में उस वक्त ना जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम्स की ज़्यादा थी, तो वहाँ के एरिया का वोट, मतलब अगर जहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी होगी वहाँ पे ज़्यादा वोट चाहिए मुझे मुस्लिम्स के लिए। तो उन्होंने इन दो चीज़ों की क्या कर दी थी, डिमांड कर दी थी कि ठीक है मैं जो ये वाली डिमांड है ना इसको ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके बिहाफ में ये दोनों डिमांड चाहिए। अब बाद में क्या होता है, टॉक्स ब्रोक डाउन एट दी फिर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पे, 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। ये भी होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी होते हैं, और जो यहाँ पे M.R. जयकर होते हैं ना हिंदू महासभा के, वो इनकी डिमांड्स को क्या कर देते हैं, अपोज कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो स्ट्रांगली अपोज्ड एनी कॉम्प्रोमाइज़, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और इनकी डिमांड्स को भी वो कर देते कि नहीं ऐसा नहीं मानेंगे। रिजल्टेड इन नो एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अब क्या होता है रिजल्ट, भाई जिस वजह से वो लीग बिठाते हैं कि नहीं हम यूनाइट करने की अब दोनों को कोशिश करते हैं, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं पहले वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये नहीं चाहिए, ठीक है मैं ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन मुझे ये दोनों डिमांड्स चाहिए। अब जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बैठती है, कब बैठती है, ये बैठती है 1928 में। जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है 1928 में, तो जो M.R. जयकर होते हैं वो इनके ये जो भी डिमांड्स होती हैं इनको क्या करते हैं कि नहीं होगा भाई, वो मना कर देते कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अपोज कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो एग्रीमेंट होना होता है ना मुस्लिम और हिंदू लीग में, वो फिर नहीं होता। तो इस वजह से ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है ना, मुस्लिम उसको सपोर्ट नहीं करती है। मतलब ये मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया है कि जो मुस्लिम लीग है वो क्यों नहीं सपोर्ट करती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। अब यहाँ से आगे बढ़े तो अब आपने देख लिया वो सपोर्ट नहीं करती है। व्हेन द मूवमेंट बिगेन
there was mutual distrust between Hindu and Muslims. Large section of Muslims remained aloof from the movement. Many Muslim leaders and intellectuals were concerned about their status as a minority, the future of Muslim culture and identity in a Hindu majority India. अब उनको इन चीज़ों का भी कंसर्न हो जाता है, भाई वैसे अवॉइड करे जा रहे हैं तो इन चीज़ों में क्या हो, कहीं आगे चल के खतरा ना हो जाए. ओके अब जैसे याद है हमने एलिगरीज पढ़ी थी कहाँ पे, नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि वहाँ पे लोगों ने और उनको अपने मतलब फीलिंग्स, कॉमननेस, वननेस की फीलिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या उन्होंने एक सिंबल्स बनाए थे. तो वैसे यहाँ भी होता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशन स्प्रेड. जो आइडिया है ना ये नेशन स्टेट का, कि हम क्या है, हम एक नेशन स्टेट हैं, क्या है, नेशन स्टेट हैं, ये आइडिया कैसे स्प्रेड करा जाए, है ना, आइडिया कैसे ये लोगों के अंदर कैसे इस फील को लाया जाए, कैसे एक वननेस की फीलिंग लाई जाए. तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशनलिज्म ग्रू व्हेन पीपल फेल्ट. नेशनलिज्म ग्रो हुआ कैसे, जब लोगों को फील आया ना कि वो एक ही नेशन के पार्ट हैं. भाई आपके और मेरे अंदर कैसे एक फील है कि नहीं हम दोनों इंडियन हैं, हम दोनों हिंदू हैं, हम दोनों इंडियन हैं. क्यों? क्योंकि हमारे आप और हमारे अंदर क्या है, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है ना, एक फील है नेशनलिज्म का. ठीक है, कि हम लोग क्या हैं, हिंदू हैं, इंडियन हैं, हम लोग एक ही हैं, एक ही टेरिटरी के हैं. तो नेशनलिज्म ग्रू जब कब ग्रो होता है, जब लोग अपने आप को एक ही नेशन का क्या मानते हैं, पार्ट मानते हैं, है ना, हम लोग एक ही नेशन के पार्ट हैं. तो द सेंस एमर्ज्ड थ्रू यूनाइटेड स्ट्रगल्स. भाई मास मूवमेंट के थ्रू भी ये एमर्ज्ड फीलिंग आ गई कि नहीं हमारे देश को आज़ादी चाहिए. स्ट्रगल्स में देखा आपने कि हर तरह के लोगों ने चलो जैसे पार्ट लिया, लेकिन पार्ट तो लिया उन्होंने, है ना. डिफरेंट क्लास के ग्रुप थे, उन सब ने भी पार्ट लिया. कल्चरल एक्सप्रेशन, हिस्ट्री, फिक्शन, फॉकलोर, सॉन्ग, प्रिंट्स एंड सिम्बल्स. भाई हिस्ट्री हमारी दोहराई गई ना, हमारी हिस्ट्री कि कैसे हमारी सेम हिस्ट्री रही है, कि कैसे राजा महाराजाओं ने राज किया, हर चीज़. तो रोल ऑफ कल्चरल सिम्बल्स इन नेशनलिज्म. अब जो कल्चरल सिम्बल्स बाद में बने, क्या उनका रोल रहा है हमारे नेशनलिज्म में. नेशन एज एन इमेज, नेशन को एक हमने एज एन इमेज के थ्रू देखा. हम कहते हैं ना हमारी भारत माता, तो एक इमेज बना, नहीं एक हमने नेशन को एक इमेज के थ्रू में देखा, एक इमेज के थ्रू में देखा नेशन को. नेशंस आर ऑफन सिम्बलाइज्ड बाय एन इमेज और फिगर टू स्ट्रेंथन आइडेंटिटी. नेशन को एक इमेज के थ्रू देखा, एक फिगर के थ्रू देखा ना, तो वो और एक आइडेंटिटी क्या होने लगी, स्ट्रेंथन दी आइडेंटिटी, है ना. उस आइडेंटिटी को क्या मिलने लगा, स्ट्रेंथ मिलने लगी, कि वो जो आइडेंटिटी थी वो और क्या होने लगी, वो और आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होने लगी. इन इंडिया देयर इमेज ऑफ भारत माता ना, मदर इंडिया, हमने नेशन को किस इमेज में वो करा, भारत माता के इमेज में हमने सिंबलाइज करा, बिकेम दैट सिंबल. भारत माता का जो इमेज था, फर्स्ट इमेजिन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रोट वंदे, इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा इन 1917 एज अ हिम टू द मदरलैंड. ठीक है, हमारे नेशनल सॉन्ग भी है ना, इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंदमाद. दिस सॉन्ग बिकेम अ पॉपुलर ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ये जो सॉन्ग था, इस सॉन्ग को गाया भी गया और ये पॉपुलर भी हुआ. आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखो तो अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड भारत माता, उन्होंने भारत माता को पेंट किया. a calm composed divine and spiritual ascetic figure. Later many other versions of the image were created. बाद में फिर और इमेज क्रिएट हुए, बनते चले गए. एंड सर्कुलेटेड. डिवोशन ऑफ भारत माता केम टू रिप्रेजेंट वंस नेशनलिस्ट फीलिंग. अब फॉकलोर और नेशनल आइडेंटिटी. ऑफ फॉकलोर का क्या रोल रहा, रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर. नेशनलिस्ट बिगेन कलेक्टिंग folk tales, songs and legends from rural areas. जितने भी जिन्होंने भी बढ़ चढ़ के साथ दिया, उन सब की कहानियाँ, फॉकलोर, उनके बारे में सॉन्ग्स रूरल एरियाज़ में वो क्या होने लगे, कलेक्ट करने लगे, लोगों को कनेक्ट कर करके उनको वो बनाने लगे. बिलीव दैट ट्रू इंडियन कल्चर लिव्ड इन द फोक ट्रेडिशन अनटच्ड बाय कॉलोनियल रूल. दीज एफर्ट्स हेल्प. अब इस एफर्ट्स ने किस में हेल्प करी, रीबिल्ड प्राइड इन इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर का प्राइड बिल्ड करने के लिए. स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी.
नेशनल यूनिटी को और ताकत देने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए। रविन्द्रनाथ जी का भी इसमें बहुत एफर्ट्स था। उन्होंने क्या करा, कलेक्टेड बैलेट्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स इन बंगाल, एक्टिवली प्रमोटेड फोक कल्चर एज अ नेशनल हेरिटेज। फोक लिटरेचर एंड नेशनल आइडेंटिटी। इन मद्रास, नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ 4-volume collection द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, इसमें इनका नाम याद रखना, ये ज़रूरी है, आपके 1 मार्क में ही आ सकता है। बिलीव दैट जो फोक टेल्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रियल थॉट एंड करेक्टर ऑफ द पीपल। हम अगर आप खुद इमेजिन करो, अगर आप जैसे जिनकी भी कहानियाँ सुनते हो, जैसे हमने हिस्ट्री में हम हमारे कितने ग्रेट पेट्रॉन्स को जानते हैं, जैसे कि संभाजी हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए। अब जब इनके बारे में सुनते हैं तो एक नेशनल आइडेंटिटी एक आता है ना मन में, आप एक हिम्मत आ जाती है कि नहीं, ऐसे हमारे राजा रहे हैं, ऐसे लीडर्स रहे हैं। ठीक है, तो वही था कि जो फोक टेल्स है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रियल थॉट और उस कैरेक्टर, मतलब उस जो कैरेक्टर होता है ना उनका, उसके बारे में रिप्रेजेंट कर देती है हमारे अंदर ना। हमारे मन में भी हिम्मत आ जाती है जान के कि हम ऐसे इस लीडर, जो ऐसे देश के वासी हैं जहाँ पे ऐसे महाराजाओं ने जन्म लिया, ऐसे मतलब इतना करके। तो folklore was seen as a national literature important for preserving Indian identity and national symbols and flags. So during स्वदेशी मूवमेंट ट्राई कलर का एक फ्लैग बना था, है ना, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग बना था, वॉज क्रिएटेड, जिसमें 8 लोटस थे जो कि 8 प्रोविंसेस को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो जो 8 लोटस थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, 8 प्रोविंसेस को। 8 प्रोविंसेस को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्रेसेंट मून जो सिंबलाइज कर रहा था उस वक्त हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। क्रेसेंट मून मतलब जो हाफ चांद नहीं होता, ये भी था उस फ्लैग पे, जो कि मुस्लिम है और हिंदू यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इन 1921 गांधी जी फिर 1929 में गांधी जी एक स्वराज फ्लैग डिज़ाइन करते हैं, रेड ग्रीन वाइट कलर का, जिसमें स्पिनिंग व्हील होती है चरखा एट दी सेंटर, जो किसका सिंबल है, सेल्फ रिलायंस। और कैरिंग द फ्लैग ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनल डिफेंस। मतलब जब नेशनल मार्चेस होती थी, जब हो रही थी उस वक्त, तो उस फ्लैग को कैरी करा जाता था, जो कि क्या किसका सिंबल बना, सिंबल ऑफ डिफेंस का। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ट्राई कलर फ्लैग वॉज क्रिएटेड, 8 लोटसेस फॉर 8 प्रोविंसेस, क्रिसेंट मून सिंबलाइजिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 1921 गांधी जी ने भी फिर एक स्वराज फ्लैग डिज़ाइन करा, रेड ग्रीन वाइट कलर का, जिसमें जो चरखा था वो सेंटर में था, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। कैरिंग द फ्लैग ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनल डिफेंसेस। ओके, री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को मतलब इंडियन हिस्ट्री को दोबारा लिखा गया, दोबारा उसको कैटर किया गया, ताकि हम अपने हिस्ट्री को याद करें, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री को याद करें। वाई nationalists began rewriting Indian history to counter colonial stereotypes of Indians as a primitive and incapable of rule. एक्चुअली ना कॉलोनियल्स था ना जो ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या बोला था कि अरे हम लोगों ने इन पे राज इसलिए किया क्योंकि इन लोगों को राज करना नहीं आता, गवर्नमेंट चलानी नहीं आती। तो इसलिए इंडिया ने क्या करा उस वक्त, इंडिया ने जो उनकी मतलब जो हिस्ट्री थी ना वही राजा महाराजाओं के टाइम की, उन्होंने उनको फिर से लिखना शुरू करा, फिर से वो पार्ट्स निकाल के वो पैम्फलेट्स बांटे, मतलब कैटर किए, स्प्रेड करा, बस ये शो करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने हमें सिखाया है कि कैसे रूल करना है। भाई हमारे भारत देश में पहले से ही राजा महाराजाओं के टाइम में, मेडिवल टाइम से ही चीज़ों को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, आपने नहीं सिखाया है, वो पहले से ही हमारे इंडियन हिस्ट्री में है। तो काउंटर कॉलोनियल स्टीरियोटाइप्स ऑफ इंडियन प्रिमिटिव and incapable of rule, highlighting ancient India's achievement in science, art, trade, law and philosophy. उसमें हाईलाइट करा ना इन चीज़ों को, मतलब हाईलाइट करके दिखाया कि क्या क्या इंडिया में पहले से डेवलपमेंट्स हुए, चाहे वो ट्रेड कॉमर्स हो, फिलॉसफी हो, लॉ हो, आर्ट हो, साइंस हो, कि आप ही लोगों ने नहीं हमने भारत में रूल करना सिखाया है, कि हम लोग इनकेपेबल थे, हमें रूल करना नहीं आता था, ये आप लोगों ने नहीं सिखाया है। हमारा भारत देश पहले से ही बहुत सारे उसने डेवलपमेंट्स करे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमारे भारत देश में हुए हैं। तो वहाँ पे वो पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे से
सिस्टमैटिक तरीके से चलता हुआ आ रहा है, आप लोगों ने नहीं सिखाया है। प्रमोटेड द आइडिया ऑफ ग्लोरियस पास्ट फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ कॉलोनियल डिक्लाइन। These histories aimed to inspire pride and fuel the struggle for independence। तो जो हिस्ट्री थी मतलब इसका एम क्या था कि लोगों के प्राइड को इंस्पायर करना नहीं और एक गर्व देना, और इसने इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल को एज अ फ्यूल की तरह और आगे बढ़वाया कि ऐसा नहीं है कि आप ही ने सिखाया है, भाई पहले से है। ये कुछ ठीक है। बाद में फिर कंक्लूजन क्या आता है, अ नेशन विद मैनी वॉइसेस। तो यहाँ से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आपने देखा कि कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रगल्स रहे कि पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब पहले खिलाफत मूवमेंट आता है, उसमें लोग बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। फिर उसके बाद गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं, उनको लगता है कि नहीं मतलब एक नेशन वाइड मूवमेंट की ज़रूरत है कि जिसमें हम क्या करेंगे। उनका कहना क्या था गांधी जी का कि भाई हम लोग तभी ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। हम उनको कोऑपरेट करना ही बंद कर देंगे तो वो क्या करेंगे, वो चले जाएंगे भारत छोड़ के। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है, कैसे इसमें अलग अलग सोसाइटी के लोग पार्ट लेते हैं, अलग अलग फील्ड के लोग की आप देखोगे बड़ी क्लासेस ने भी पार्ट लिया, बिजनेस क्लास सब ने पार्ट लेते हैं, रिबल्स ट्राइबल्स सब एरिया पार्ट लेती है। बट कैसे उस आइडिया को वो लोग स्वराज के आइडिया को कैसे यहाँ पे एक एडिट वर्जन कर देते हैं। बाद में फिर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है। उससे पहले गांधी जी को क्या लगता है कि नहीं, एक मास मूवमेंट के लिए अभी लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उनका मोटिव होता है कि भाई वॉयलेंस नहीं होगा। एम क्या होता है, रूट क्या है कि वॉयलेंस नहीं करना, बिना वॉयलेंस से हमें ये लड़ाई जीतनी है आज़ादी की। लेकिन लोग लास्ट में वॉयलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको नॉन कोऑपरेशन भी मूवमेंट कॉल्ड ऑफ करना पड़ता है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये बात है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या है, आपको वॉयलेंस दिखेगा कि वहाँ पे लोगों ने वॉयलेंस किया है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है ना उसमें वॉयलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक दोनों मूवमेंट का डिफरेंस है कि यहाँ पे भी लोग पार्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जबकि आइडियोलॉजी डिफरेंट बन गई है, स्वराज की आइडियोलॉजी यहाँ भी लोगों ने डिफरेंट बना दी है अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो वॉयलेंस नहीं है। ठीक है, तो कैसे किस तरह से ये वॉयलेंट हुआ चीज़ें, लेकिन फिर गांधी जी ने बंद मूवमेंट कॉल्ड ऑफ करा, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, फिर सॉल्ट मार्च भी हुआ। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे कैसे जो कॉमन आइडेंटिटी है, नहीं जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है कि भारत माता की इमेज हो गई और जो फॉकलोर हो गए, सॉन्ग्स हो गए, कैसे कैसे उनको फिर रिप्रेजेंट किया गया। आपको अगर फर्स्ट चैप्टर का वो देखना है तो फर्स्ट चैप्टर भी आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हो, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।